गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। हम लोग हमारे डिफरेंट एई एंड जेई एग्जाम्स के लिए हमारी क्वेश्चन सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा 11th वीडियो है। 10 वीडियोस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 10 लेक्चर्स। ठीक है, हम लोग अभी तक हमारे पास 168 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पावर सिस्टम के। क्लियर? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइएगा। कल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि फॉर द लॉन्ग ट्रांस डिस्टेंस लाइन वोल्टेज इज मेजर्ड इन वॉट। तो आप लोगों ने कल इसका आंसर भी दिया था कि हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वोल्टेज जनरली किस में मेजर होता है? किलो वोल्ट्स में। और मैंने आप लोगों को इसके साथ ही पूछा था अगर ये क्वेश्चन पावर में आए तो पावर में हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किस में आएगा? तो किलो सॉरी मेगा वॉट में। तो ध्यान रखना, हमारे पास वोल्टेज में पूछे तो किलो वोल्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और पावर में पूछे तो क्या आंसर होगा हमारे पास? मेगावाट। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? यहाँ पर आ जाइए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस वन इज द क्वेश्चन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। गिव मी द आंसर फॉर दिस। वो कल का क्वेश्चन था जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। हाँ भाई, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, मतलब ए बी सी तो हो गए। डी भी दे दो भाई, वो एक भी क्यों छोड़ा हुआ है? हैं? हिमांशु ने लिखा है रिड्यूस्ड बाय 50%, यानी इनका भी सी हो गया है। तो चलो डी भी आ गया, तो ए बी सी डी सब आ गए। हाँ, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आज मैं किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। कल मैं पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि क्या क्या पेड कोर्सेज एंड ऑल दैट। ठीक है ना, सिर्फ टेक्निकल बात करेंगे हम लोग। यहाँ आ जाइए। देखो, आप लोगों से क्या कहा गया है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया है एक लोड है, लिसन वेरी केयरफुली। एक 3 फेज सप्लाई है जो फीड कर रही है एक लोड को, और आप लोगों का लोड क्या है? तो अगर लोड के बारे में बात करें तो 3 इक्वल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर्स का लोड है हमारे पास। ठीक है, यहाँ आ जाइए। सपोज हमारे पास ये 3 लोड हैं, ये आप लोगों के इक्वल रेजिस्टेंस मैंने लगाए हैं। ठीक, सपोज ये हमारे पास आर, ये आर और ये आर। अच्छा, ये लोड हमारा कहाँ से फीड हो रहा है? तो हम लोग यहाँ से देंगे ये एक 3 फेज सप्लाई से फीड हो रहा है हमारा 3 फेज लोड। क्लियर? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सपोज अगर मैं इस लोड में पावर निकालना चाहूं, तो सपोज हमारे पास इसमें करंट आई है, तो बताइए पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक रजिस्टर में आई स्क्वायर आर पावर होगी, तो बताइए 3 रजिस्टर में कितनी होगी? आई थिंक 3 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज पावर P1, जो नॉर्मल केस में पावर है। क्लियर? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आप लोगों के पास पूछा गया कि अगर वन ऑफ द रजिस्टर इज रिमूव, अगर किसी एक रजिस्टर को रिमूव कर दिया जाए, देन लोड पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ आ जाइए। सपोज एक काम करते हैं, यहाँ पर इस एक रजिस्टर को मैंने रिमूव कर दिया। लिसन वेरी केयरफुली, हमने एक रजिस्टर को रिमूव कर दिया। बताइए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लाइन वोल्टेज होता है, एवरीवन नोज दिस थिंग। और यहाँ पर हमारे पास फेज वोल्टेज होता है। काम करो, यहाँ से यहाँ तक आप लोग अपना, यहाँ से यहाँ तक आप अपना क्या लगा लो? आप अपना लूप लगाइए। ठीक, ध्यान से समझना, आप लोग लूप अप्लाई कर रहे हैं। लिसन वेरी केयरफुली। बताओ, लूप अप्लाई करोगे तो आप लोगों को इस बार करंट कितना मिलेगा? तो आप लोगों को मिलेगा लाइन वोल्टेज अपॉन 2R। आई थिंक समझ सकते हैं, दोनों रजिस्टर किसमें है आप लोगों के पास? सीरीज में है। तो लाइन वोल्टेज अपॉन 2R, यहाँ से आई निकलेगी। क्लियर? वही जो पहले आई आप लोगों से लिया हुआ है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये आप लोगों की नई करंट है। बताओ, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का कितना टाइम्स होता है? तो आई थिंक सभी लोग जानते हैं, इट इज √3V। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज इंटू √3 टाइम्स होता है। आई थिंक एवरीवन नोज, एवरीवन नोज, एवरीवन नोज। ध्यान से समझना, ये पहले वाली करंट थी। अब नया केस स्टडी किया जा रहा है जिसमें सेकंड नंबर यानी नई करंट है। बताओ नई करंट के क्या हल हैं? तो बताओ, नई करंट I2, पहले I1 हुआ करती थी, अब नई करंट I2 के क्या हाल है? तो लाइन वोल्टेज अपॉन 2R है, लाइन वोल्टेज अपॉन 2R। बताओ, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है? √3V फेज। लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है? √3V फेज। अच्छा,
एक काम करें, √3 तो अपनी जगह पर है, √3/2 तो अपनी जगह पर है। बताइए V अपॉन आर को आप लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? तो V अपॉन आर को आप सिंपली I1 लिख सकते हैं, जो आपकी नॉर्मल करंट पहले हुआ करती थी। बताओ पहले करंट कितना हुआ करती थी? तो पहले करंट थी I1 इज इक्वल टू V अपॉन आर, यानी पर फेज वोल्टेज अपॉन पर फेज रेजिस्टेंस, जब तीनों कनेक्ट थे। अब बताओ अब क्या हालात हैं? तो आप लोगों का नया करंट I2 जो है वो VL अपॉन 2R है, यानी लाइन वोल्टेज अपॉन दो रजिस्टर किसमें है हमारे पास? सीरीज में है। क्लियर? यहाँ आ जाए तो ये हमारे पास ये I1 और ये हमारे पास I2। बताओ I2 का फॉर्मूला कितना है? √3 टाइम्स ऑफ I1। तो आई थिंक सबसे पहले आप लोगों को इसको मेन सबसे पहले समझना पड़ेगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर जैसे ही एक रजिस्टर रिमूव होगा तो इस ब्रांच में करंट I2 बराबर क्या होगा? लाइन वोल्टेज अपॉन 2R, दोनों रजिस्टर सीरीज में हैं तो 2R कर दिया है। स्टार में लाइन वोल्टेज बराबर √3 टाइम्स ऑफ V फेज होता है। बताओ V अपॉन आर को आप नॉर्मल करंट अपनी I1 करंट बोल सकते हो। अब आपको इसमें पावर निकालनी है। बताइए जब आप इसमें पावर निकालेंगे P2, तो बताइए इस बार हम लोगों को I2R कितनी बार लगाना पड़ेगा? 2 बार, दो रजिस्टर है, इसमें से करंट जाएगी तो I2R, इसमें से भी करंट जाएगी तो I2R, तो ट्वाइस ऑफ I2 स्क्वायर आर कहेंगे आप लोग। यहाँ पर आ जाए, बताइए 2 तो बाहर एज इट इज, I2 का स्क्वायर, बताइए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 3/4 हो जाएगा सर, और ये I1 का स्क्वायर इंटू आर आप लोगों के पास है। बताइए यहाँ से एक 2 से ये 2 कट जाएगा आप लोगों का 4 2 टाइम्स में, तो ये आप लोगों का I1 स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है? ध्यान से याद रखना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मुझे बताइए पहले की पावर और अभी की पावर में क्या डिफरेंस है? तो आई थिंक आप लोग इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं। बताइए पहले पावर कितनी थी? 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर आर। बताओ बताओ, यहाँ पर आया, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप लोगों के पास, यहाँ पर आप लोगों के पावर कितनी होगी? 3/2। बताओ 3I1 स्क्वायर आर से 3I1 स्क्वायर बाई 2 हो गया है, 2 का मतलब कितनी हो गई है पावर? हाफ हो गई है। हाफ का मतलब कितना परसेंट? 50%। तो आप लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर। बिल्कुल बसंत, काफी लोगों ने सही दिया, मीनू ने आंसर सही दिया है, रवि ने आंसर सही दिया है, बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। क्लियर है? बताइए पहले तीनों रजिस्टर कनेक्ट थे स्टार में, तो पावर का फॉर्मूला कितना था? 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर आर। तीन रजिस्टर थे तो 3 टाइम्स। बताइए अभी सेकंड टाइम पावर निकालते समय, एक नहीं कितने रजिस्टर हैं? तो एक नहीं दो रजिस्टर है, तो 2 ऑफ I2 स्क्वायर आर। पहले कितना था? 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर, तीन रजिस्टर थे। अब जैसे ही एक रजिस्टर को रिमूव किया, कितने बच गए? 2 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर इंटू आर। यहाँ 2 टाइम्स और पहले 3 टाइम, पहले तीन रजिस्टर थे अभी दो रजिस्टर है। पहले करंट कितनी? सिंपली V/R, जो कि आपकी I1 हुआ करती है। नई करंट कितनी है? नई करंट पुरानी करंट की √3/2 है। कैसे आया? दिस इज द प्रोसेस। हम लोगों ने नई करंट का वैल्यू रखा तो हमारे पास ये हो गया हाफ। तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बताइए क्लियर है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर हो तो मुझे आगे की तरफ बताना, आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर? गिव मी द आंसर। धीरज ने ओके बोला है, समझ में आ गया है। और बताइए बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? बाकी बाकी स्टूडेंट्स में क्लियर है? डेल्टा वाला भी जरा समझा दीजिए सर। डेल्टा वाले के लिए भी पावर सेम होगा, ध्यान रखना, डेल्टा वाले के लिए भी पावर क्या होगा? सेम। इसी तरह से कैलकुलेशन करो, सेम पावर आ जाएगा। डेल्टा के लिए भी सेम पावर आ जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ वोल्टेज वेरी होता है, वहां कौन वेरी होता है? करंट। यहाँ वोल्टेज √3 टाइम्स होता है, वहां क्या √3 टाइम्स होता है? करंट √3 टाइम्स होता है। किसमें? डेल्टा में। वहां पर भी सेम ही आंसर आएगा। कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। वहां पर करंट √3 टाइम्स होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर वोल्टेज √3 टाइम्स होता है स्टार में, और डेल्टा में करंट √3 टाइम्स होता है। ठीक है ना? क्लियर है सर? बट मशीन में टर्शरी वाइंडिंग में पावर 57.7% हो जाता है, उससे रिलेट किया था सर। नहीं तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की बात ही नहीं हो रही ना, ट्रांसफॉर्मर का तो कोई केस ही नहीं है। ठीक है ना? उसे ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं, वो बात अलग होती है। ठीक है ना? यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को नॉर्मल, आई थिंक नॉर्मल ये क्लियर हो रहा होगा। तो आई थिंक यहाँ से आप लोगों का एग्जैक्ट क्लियर होगा। मैंने आप लोगों को पूरा सर्किट से सॉल्व करके बताया है। ठीक है? ओके, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ आ जाइए, ये आपका डीएमआरसी में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है? यहाँ चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। अच्छा हम लोग ज्यादा आगे आ गए क्या? ये कितना है? अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू, और ये क्या चल रहा था?
आई थिंक ये आप लोगों का किलो 168 चल रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाइए, ये आप लोगों का 160। गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओके, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर एसी ट्रांसमिशन? एसी के कंपैरिजन में डीसी का यहाँ पर कौन सा एडवांटेज है? एडवांटेज ऑफ डीसी बताना है आप लोगों को, एडवांटेज ऑफ डीसी। 170 का डी आंसर आ रहा है, ठीक है। काफी लोगों का डी आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल। सबसे पहले डीसी सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिकल। आई थिंक कल मैंने आपको डीसी के 6 एडवांटेज पढ़ाए थे, जिसमें से ये वाला ठीक था। डीसी क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है, इंसुलेशन कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ जहाँ दियर इज नो स्किन इफेक्ट इन डीसी सिस्टम, बिल्कुल डीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाए, कोरोना लिमिट्स आर, हाँ, हाईएस्ट फॉर डीसी सर्किट। कि कोरोना पर लिमिट लगानी हो, लिमिट लगानी हो यानी कोरोना को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा कोरोना रिड्यूस होता है डीसी सर्किट में, ठीक है ना। डीसी सर्किट में हाईएस्ट लेवल तक कोरोना को लिमिट किया जा सकता है यानी रिड्यूस किया जा सकता है। तो आप लोगों के पास ये तीनों ऑप्शन सही हैं। मैं ये तीनों पॉइंट आप लोगों से कल डिस्कस कर चुका हूँ, क्लियर। चलिए, मैक्सिमम सभी का आंसर सही है, ठीक है। ये आपका यूपी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 में। ये भी आपका यूपी एसएससी का क्वेश्चन है। गिव मी द आंसर। वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आर विच वन? बताइए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यानी ईएचवी लाइन के लिए, ईएचवी लाइन के लिए, ईएचवी लाइन के लिए हमारे पास कौन सा वोल्टेज यहाँ पर हम लोग लेते हैं ईएचवी लाइन के लिए? गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। कोरोना का नाम मत लो सर। क्या हुआ भाई कमलेश? हाँ, कोरोना का कहाँ मैंने नाम लिया? उसमें तो कोरोना का कोई मतलब ही नहीं था डीसी में, है। हाँ भाई, इसका आंसर मैक्सिमम डी आ रहा है। पूर्वीय कमलेश के अलावा उन्होंने सी दिया है। ईएचवी लाइन 220 केवी के ऊपर की लाइन को कहते हैं। आई थिंक कल मैंने आप लोगों को एसी और डीसी के डायग्राम बनाए थे। आपको याद हो तो मैंने 11 को 220 में स्टेप अप और 220 को 33 में स्टेप डाउन किया था। वो जो 220 केवी की लाइन ली थी उसी को मैंने एचवी एसी और एचवी डीसी कहा था। ध्यान रखना, हमारे पास एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हम 220 या उससे ऊपर वाली को हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन कहते हैं, ठीक है। ये सी वाले अपना आंसर सही करें। रवि गलत दे रहे हैं आंसर, क्या हो गया है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको कहते हैं? 220 केवी से ऊपर वाली लाइन को, 220 केवी से ऊपर वाली लाइन को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। उत्तराखंड जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तराखंड जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। मेन कंसिडरेशन फॉर ऑपरेटिंग ट्रांसमिशन लाइन एट हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन लाइन को ऑपरेट कराने का मेन कंसिडरेशन क्या है? कल आप लोगों को पढ़ाया था ऑपरेटिंग ट्रांसमिशन लाइन को, ट्रांसमिशन लाइन को हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करवाने के 4 एडवांटेज लिखाए थे कल, आप लोगों को याद हो तो। एचवीएसी ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे क्यों किया जाता है? आयुष ने पूछा है अल्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है? 765, 765। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। डी आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। पढ़ाया, कल ही पढ़ाया है आप लोगों का। वोल्टेज हाई होने पे करंट कम हो जाता है, जिससे लॉसेस कम होते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। वोल्टेज जितना हाई, करंट उतना लो। करंट जितना लो, आई स्क्वायर आर लॉस उतना ही लो, और लॉसेस जितने कम, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा। पावर लॉस रिड्यूस हो जाते हैं, बिल्कुल। लॉस रिड्यूस होंगे तभी तो आप लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और इंक्रीज पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, बिल्कुल। पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी का फॉर्मूला वीएस वी आर अपॉन एक्स। वोल्टेज ज्यादा होगा तो पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी का आंसर सही है। चलिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताते जाइए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैज हाईएस्ट स्टडी स्टेट लिमिट? किसका स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट सबसे हाईएस्ट होगा? बताइए, कौन से किलोवोल्ट लाइन का हाईएस्ट स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट होगा? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। तो आप लोगों को स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट का फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने, जिसे पी मैक्स से डिनोट करते हैं हमारे पास। फॉर्मूला क्या? इट इज सिंपली वी एस वी आर अपॉन एक्स। हाँ, ध्यान रखना, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट उसी का ज्यादा होगा जिसका आप लोगों का सप्लाई और रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा होगा। देखो इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा वाला है? 400। तो आई थिंक सबका आंसर सही है, क्लियर है। आई थिंक सभी का आंसर सही है। ओके, डी के बाद चलेंगे, यहाँ आ जाइए।
ये भी आप लोगों का यूपीपीसीएल का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीसी। पता है डीसी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, देखना ध्यान से समझना है ना। करेक्ट वाला मतलब लगा देना, नॉट करेक्ट वाले बताने। बताओ कौन सा आंसर आ रहा है इसका, बताइए बताइए इसका आंसर बताइए। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। फास्ट फास्ट, चैप्टर जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि आई थिंक सारे कंसेप्ट हो गए ट्रांसमिशन से, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी आंसर दो। आज आई थिंक सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं। आई थिंक इससे पता चलता है कि हमारा जो 10 दिन का प्रैक्टिस रहा है, ये रिजल्ट निकाल रहा है। जो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं ना, यही रिजल्ट है आप लोगों के 10 दिन का अभी तक जितना पढ़ाया है, ठीक है ना। हाँ भाई, ये मैं आपको बताऊं, जेईई का जो तैयारी होता है ना, मैं आपको मेन बता दूं, ये तो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। आप लोगों को तो क्वेश्चन लगा दो, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझाते चलो, तो प्रैक्टिस करोगे ना आराम से, इसी में ओवरऑल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डीसी। कोरोना इफेक्ट लेस होता है, कोरोना कोरोना इफेक्ट लेस होता है, ये तो सही स्टेटमेंट है। हमको तो नॉट करेक्ट वाला बताना है। कोरोना इफेक्ट कम होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं डीसी में। वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, बिल्कुल डीसी में अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते, क्योंकि इसमें इंडक्टर नहीं होता। स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। नॉट करेक्ट वाला ये आएगा। स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल नहीं होता, स्किन इफेक्ट जीरो होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ नेग्लिजिबल नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था, क्योंकि स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो, तो स्किन इफेक्ट जीरो होना चाहिए, नेग्लिजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेग्लिजिबल नहीं होना चाहिए। अरे सबने आंसर डी दिया है भाई, डी में क्या है, देयर इज अ कंटिन्यूअस पावर लॉस, ये तो सही स्टेटमेंट है ना। पावर लॉस तो होते हैं, बताओ पावर लॉस किस में होते हैं, पावर लॉस रजिस्टर में होता है। तो मुझे बताओ डीसी के लिए रजिस्टर फाइनाइट होता है कि हमारे पास नेग्लिजिबल होता है, बच्चा बच्चा जानता है। डीसी के लिए रजिस्टर ही तो होता है सबसे मेन, तो वहां यहाँ पर कंटिन्यूअस पावर लॉस होते हैं डीसी में। डीसी में किसने कहा कि पावर लॉस नहीं होंगे, कंटिन्यूअसली होंगे। सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्किन इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल या जीरो, जीरो होता है। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल नहीं, जीरो होने चाहिए। नेग्लिजिबल का मतलब तो है थोड़ा बहुत अमाउंट हो सकता है, क्यों हो सकता है, फ्रीक्वेंसी जीरो है, स्किन इफेक्ट जीरो होंगे, स्किन इफेक्ट जीरो होंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा कंसेप्ट। पता नहीं डी क्यों दे रहे हैं सभी लोग, तभी सर मैं वही सोच रहा था, देखो सन्नी तो सोच भी रहा था। अब सबके आंसर सही आ रहे हैं, अब सबके आंसर सही आ रहे हैं। क्लियर है, तो सी ध्यान रखना, स्किन इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है, जबकि यहाँ नेग्लिजिबल दिया हुआ था, ठीक है। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। लेंथ ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ, दो एग्जाम में आया हुआ, यूपीपीसीएल जेई 2015 में भी आया, 16 में भी रिपीट हुआ, ठीक। गिव मी द आंसर। सर जी वैसे स्किन इफेक्ट डीसी में जीरो होता है, मंगलेश, मैंने यही बताया था अभी, ठीक है ना, वही बात। स्किन इफेक्ट डीसी में क्या होता है, जीरो होता है। वहां तो नेग्लिजिबल दे रखा था, तो नेग्लिजिबल वाला रॉन्ग है, ठीक है ना। ओके, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। फिर वही गलती कर रहे हो मैक्सिमम लोग। सी वाला आंसर नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, ये वाला, बी, बी, दिस इज द आंसर। 50 से कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ध्यान रखना, कुछ बुक्स में अलग अलग रेंजेस दे रखी है, मीडियम के लिए 50 से 150। ध्यान रखना, 150 से अगर मीडियम शुरू करोगे, तो इसका मतलब 150 तक कौन सी लाइन होगी, शॉर्ट लाइन होगी। शॉर्ट लाइन 150 तक होती है क्या, शॉर्ट लाइन होती है 50, 60 या मैक्स टू मैक्स 80 किलोमीटर तक। तो 50, 60 या 80 किलोमीटर का मतलब है 50 से शुरू हो जाओ, 150 तक कौन सी लाइन चली जाएगी, मीडियम। ध्यान रखना, इस आंसर को सही कह के आप लोग ये कहना चाह रहे हो 150 से 250 मीडियम होगी सर, और 150 से छोटी सारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कभी 150 तक जाती है क्या, कभी नहीं जाती, खींच के 80 किलोमीटर तक जाती है। तो ध्यान रखना, 80 किलोमीटर के सबसे पास में डेटा कौन सा है शॉर्ट लाइन का, ये 50 वाला। तो 50 से 150 तक आपकी कौन सी लाइन हो गई, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो गई है। कौन सा, 50 से 150, कौन सी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। बिल्कुल पंकज, 80 से 240 होता है, वो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। बिल्कुल राहुल, मैंने बताया हुआ है आप लोगों का, शॉर्ट का 80 तक, मीडियम का 80 से 240, और 240 से ऊपर कौन सा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये देखो राजेंद्र, मोर देन 250 को, मोर देन 250 को लॉन्ग कहते हैं भाई, मीडियम है, मीडियम, मीडियम।
शॉर्ट लाइन के हिसाब से देखो, शॉर्ट लाइन 150 किलोमीटर तक नहीं जा सकती। शॉर्ट लाइन मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगी? 80 किलोमीटर तक या फिर 50। तो ध्यान रखना 80 के सबसे पास वाला आंसर, 80 के सबसे पास वाला आंसर कौन सा है? 50। बताओ शॉर्ट लाइन 150 तक होती है कि 50 तक होगी? 50 तक। 80 के सबसे नियरेस्ट आप लोगों का 50 होता है, तो 50 से 150 आप लोगों का कौन सी लाइन हो जाएगी? मीडियम लाइन हो जाएगी। यानी कि आप लोगों की इस रेंज के हिसाब से तो 150 से ऊपर कौन सी वाली होगी? लॉन्ग। तो ध्यान रखना ये सी वाला आंसर किसके लिए सही है? लॉन्ग के लिए है। और इसको भी 250 नहीं, 150 के ऊपर वाली सारी लॉन्ग हो जाएगी फिर यहाँ पर, ठीक है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आई थिंक क्लियर होगा, सबने लिखा है क्लियर है। यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। यहाँ आ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन केस ऑफ एचवीडीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मैंने कल आप लोगों को डीसी इतनी शिद्दत से इसलिए पढ़ा है, डीसी के खूब क्वेश्चन आए हुए हैं, बताते जाओ आप लोग डीसी के क्वेश्चन। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। डीसी के लिए, एचवीडीसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू है, पढ़िए। अब मुझे आंसर बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? विच स्टेटमेंट ट्रू? रवि अभी बताया 150 से ऊपर वाली उस केस में सारी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना? मीडियम पूछी थी इसलिए 150 तक लिखी है, 50 से 150। हाँ भाई, इसका आंसर कौन सा वाला भी? ए वाला। ज्यादातर का आंसर ए आ रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। डीसी के केस में आप लोगों को पता होना चाहिए कोई चार्जिंग करंट नहीं होती। चार्जिंग करंट का मतलब कैपेसिटर की करंट को चार्जिंग करंट कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। बताओ डीसी के लिए कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट होता है। डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है, तो ओपन सर्किट में कभी कोई करंट फ्लो नहीं होती। अरे ललित, डी आंसर कहां से दे रहे हो? हाँ, डियर आज चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट क्यों होगी? कैपेसिटर तो एज अ ओपन सर्किट होता है, सिर्फ एसी में होती है चार्जिंग करंट, डीसी में नहीं होती। नमन ने भी लिखा है देखो। नॉर स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट भी किस पे? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, तो स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? 0। मैक्स टू मैक्स लोगों ने आंसर सही दिए हैं, शरद ने भी थोड़ा सा आंसर डी बता दिया है। चार्जिंग करंट कैपेसिटर की करंट को कहते हैं, मैं इस चार्जिंग करंट का फॉर्मूला भी लिखा चुका हूं। कितना फॉर्मूला होता है? ओमेगा सी इंटू वी। ध्यान रखना डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होगी, तो चार्जिंग करंट यानी कैपेसिटर की करंट भी क्या होगी? 0 होगी। आई थिंक क्लियर होगा। फर्स्ट मैक्सिमम सभी लोगों ने वही आंसर दिया है, बिल्कुल। पंकज, पंकज ने फॉर्मूला भी लिख के दिया है, वेरी गुड। ओके, गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादातर कंसेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। पावर फ्रीक्वेंसी पर, पावर फ्रीक्वेंसी पर आप लोगों के स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पर किस तरह से डिपेंडेंट होंगे? इंडिपेंडेंट, नेग्लिजिबल, इंपॉर्टेंट एट स्मॉल, नेग्लिजिबल एट लार्ज। बताइए क्या होगा हमारे पास? हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। बिल्कुल विकास, कैपेसिटर डीसी के लिए ओपन हो जाएगा। 177। ब्लैंक को फील करें, ब्लैंक को फील करें, ब्लैंक को फील करें, ब्लैंक को फील करें। हाँ भाई, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, और शुभम ने तो सी भी दिया है। शुभम ने तो सी भी दिया है। देखो यहाँ आ जाओ, आप लोगों से पूछा है स्किन इफेक्ट, बताओ स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दोनों फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब स्मॉल फ्रीक्वेंसी होंगी, मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंसी के टाइम पर स्किन इफेक्ट भी क्या होगा? बहुत स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होगा? नेग्लिजिबल। बी आंसर करेक्ट है। सिंपल है यार, नेग्लिजिबल। भाई इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं होता, या तो डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट तो आएगा नहीं। डिपेंडेंट में दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, नेग्लिजिबल। तो बताओ स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नेग्लिजिबल कब होते हैं? स्मॉल फ्रीक्वेंसी पर। तो आप लोग लिखोगे स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आर नेग्लिजिबल एट स्मॉल फ्रीक्वेंसी, नेग्लिजिबल एट स्मॉल फ्रीक्वेंसी। प्रमोद आंसर कैसे गलत हो रहा है? इंपॉर्टेंट एट स्मॉल फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है? स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट तो कब होता है? इंपॉर्टेंट तो कब होता है? इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास लार्ज फ्रीक्वेंसी पर, कम्युनिकेशन लाइन के लिए। जब फ्रीक्वेंसी बढ़कर इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरा करंट सिर्फ सरफेस के, कंडक्टर के सरफेस से फ्लो होता है, अंदर कोई करंट नहीं होता, तब हम कंडक्टर को होलो बना देते हैं। हमने स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा है ये कंसेप्ट। क्लियर? 177 समझ नहीं आ रहा है? अरे देवाशीष, 177 कैसे समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। हैं? स्टेटमेंट ही पढ़ाई में नहीं आ रहा, फिलिंग द ब्लैंक भर दो, बी वाले से भरो, पूरी लाइन को एक साथ पढ़ो, समझ में आ जाएगा।
पूछा है आप लोगों से? स्किन इफेक्ट, वो पावर फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो, पावर फ्रीक्वेंसी पावर ट्रांसमिशन लाइन वालों को ही कहते हैं, यानी कि 50 हर्ट्ज वालों को। आपको पता होगा पावर फ्रीक्वेंसी और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी दो होती है। पावर फ्रीक्वेंसी किसको, पावर सिस्टम वालों की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, जो कितना होता है 50 हर्ट्ज। ध्यान रखना 50 हर्ट्ज बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है। कम्युनिकेशन लाइन वालों के पास 50 हर्ट्ज नहीं 50 मेगा हर्ट्ज होती है, तो उनके कंपैरिजन हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, तो हमारा स्किन इफेक्ट वगैरह भी क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पर स्किन इफेक्ट भी क्या होता है, वेरी लो होता है। क्लियर? क्लियर, चलें आगे, चलें, क्लियर होगा, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग बात करेंगे। आई थिंक बी इज क्लियर एवरीवन, एवरीवन सबने आंसर सही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। द रिएक्टिव पावर, हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। रिएक्टिव पावर के बारे में पूछा हुआ है। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन स्टेटमेंट, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। ओके ओके ओके, गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, गिव मी द आंसर। देवाशीष समझ आ गया है, ओके ओके। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। रिएक्टिव पावर के बारे में पूछा है, रिएक्टिव पावर, आंसर बताइए। पूछा है फुल्ली लोडेड लाइन में और लाइटली लोडेड लाइन में कब रिएक्टिव पावर जनरेट होगी, एक्स्ट्रा हमारे पास रिएक्टिव पावर आ जाएगी, और कब एब्सॉर्ब करेगी लाइन। हाँ भाई, अभी तक जितने भी आंसर आ रहे हैं सारे के सारे ए वाले आंसर आ रहे हैं। कौन से वाले हैं? ए वाले। आने दीजिए, आने दीजिए, ए वाला ही आंसर आ रहा है। चलिए, नमन ने बी, बी बोला है। एक काम करते, पहले तो ए वाले को सही कर देते हैं, सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं, पढ़ के देख लेते हैं। अच्छा बताओ, लाइन अगर फुल्ली लोडेड है, बताओ लोड हमेशा कौन सा होता है, इंडक्टिव लोड। बताओ हमारी लाइन फुल्ली लोडेड है, यानी इंडक्टिव लोड बहुत ज्यादा है। बताओ इंडक्टिव लोड बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पर आप लोगों की लाइन क्या कहेगी, कि मुझे क्यू को एब्सॉर्ब करना है, मुझे क्यू को एब्सॉर्ब करना है, यही कहेगी। जब लाइन फुल्ली लोडेड है तो खूब लोडेड, हमेशा लोड कौन सा नेचर का होता है, इंडक्टिव। बताओ इंडक्टिव लोड सारे दिन क्यू को क्या करता है, एब्सॉर्ब। बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकंड कंडीशन दे रखी है लाइटली लोडेड। बताओ लाइटली लोडेड को नो लोड भी कहते हो, और आप जानते हो लाइटली लोडेड पर हमारे पास कौन सा इफेक्ट होता है, फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट के टाइम पर कैपेसिटर की वजह से फेरांटी इफेक्ट होता है। बताओ कैपेसिटर क्यू को क्या करता है, जनरेट। जनरेट का मतलब कैपेसिटर क्यू को क्या करता है, डिलीवर। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान रखना फुल लोड पर, फुल लोड पर, पंकज ने पूरा आंसर लिखा है बिल्कुल सही। फुल लोड पर ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। लोडेड लोड हमेशा इंडक्टिव लोड होता है, इंडक्टर हमेशा रिएक्टिव पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। और लाइटली लोडेड का मतलब नो लोड या लाइटली लोडेड पे फेरांटी इफेक्ट होता है। किसकी वजह से होता है फेरांटी इफेक्ट, शंट कैपेसिटर की वजह से। तो आपको पता होना चाहिए शंट कैपेसिटर क्यू को क्या करता है, जनरेट। जनरेट का मतलब वो डिलीवर करता है। आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है तो आगे चलें, लिख कर भेजिए, क्लियर है तो चलें आगे, क्लियर है तो चलें आगे। क्लियर 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 क्लियर। यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये आप लोगों का यूपी आरवीएनएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसके बारे में, बताइए इसके बारे में बताइए। गिव मी द सेकंड आंसर। एसी करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट्स व्हाट, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एंड इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बताइए भाई, एसी के बारे में पूछा है, एसी करंट के बारे में, एसी के बारे में बताओ। पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, नॉन यूनिफॉर्मली, और फ्रीक्वेंसी पर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। हाँ भाई, ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल। ये एक ही सीक्वेंस में जब एक जैसे ऑप्शन आते हैं तो बहुत सही लगता है। बी आ रहा है अभी तक, सोच लीजिए, सोच लीजिए, बिल्कुल बी एग्जैक्ट, सभी का आंसर से सही आ रहा है। यहाँ आ जाइए, बताइए एसी करंट की वजह से कौन सा इफेक्ट आता है कंडक्टर में, हमारे पास स्किन इफेक्ट। बताओ स्किन इफेक्ट के टाइम पर हमारे पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। करंट का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। करंट का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म। बताओ स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है क्या, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है स्किन इफेक्ट। तो ध्यान रखना यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा। कौन सा इफेक्ट हो रहा है, स्किन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट हो रहा है, स्किन इफेक्ट। एसी के गैस में स्किन इफेक्ट होता है, डीसी के गैस में स्किन इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ एसी की वजह से, स्किन इफेक्ट की वजह से, बिल्कुल एग्जैक्ट सबका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल ऋषभ, डीसी में यूनिफॉर्म होता है और एसी में नॉन यूनिफॉर्म। तो आई थिंक आप लोगों का सबका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, यहाँ आ जाइए।
गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। अगर आप लोगों का ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस एक्स और रेजिस्टेंस आर है, तो बताओ एक्स और आर में क्या रिलेशन हो कि रिएक्टिव पावर अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का इंडिपेंडेंट हो जाए रियल पावर, यानी आप लोगों की सिर्फ सर्किट में रिएक्टिव पावर ही रिएक्टिव पावर हो, रियल पावर पे रिएक्टिव पावर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करनी चाहिए, यानी रियल पावर का इफेक्ट बहुत कम हो जाए और रिएक्टिव पावर जिंदाबाद जिंदाबाद, रिएक्टिव पावर जिंदाबाद हो जाए। बताओ उसके लिए एक्स और आर में क्या रिलेशन होना चाहिए? गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। गिव मी द आंसर। आंसर 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 आंसर। दिस वन। दिस वन। ललित का आंसर बी, ऋषभ बी, मीनू बी, धीरज बी, राहुल सी। राहुल का एकदम अलग आंसर आ रहा है, विजय का सी आया है, बाकी सबका बी आ रहा है। हाँ भाई बताओ, आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है, यानी कि आप लोगों को रिएक्टिव पावर का इफेक्ट ज्यादा रखना है। आपको पता होना चाहिए रिएक्टिव पावर क्यू इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से आता है, जिसमें एक्स का इफेक्ट ज्यादा होगा आर के कंपैरिजन में। रियल पावर से आप लोगों को इंडिपेंडेंट में रियल पावर किसकी वजह से आती है? आर की वजह से। तो ध्यान रखना, आप लोगों का एक्स यानी कि क्यू का वैल्यू ज्यादा होने के लिए एक्स का इफेक्ट आर से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। विजय आपका आंसर, सॉरी टू से, बट आपका एक नंबर चला गया है, बिल्कुल एक मार्क्स आपका कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ पर बी आंसर होगा। विशाल आपका भी आंसर गलत हो गया है। यहाँ पर आ जाइए, ध्यान रखना रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट डे की टेबल बनाई थी, तीन लोड होते हैं, कौन कौन से? आर एल एंड सी। पी और क्यू दो पावर होती है। यहाँ पर आ जाए, इसके लिए प्लस एस, इसके लिए क्यू जीरो, ये जीरो जीरो, ये आप लोगों के पास प्लस एस और ये माइनस एस हम लोग लिखते हैं। बताओ रजिस्टर सिर्फ पी के साथ डील करता है, तो इसके लिए रजिस्टर रजिस्टर का वैल्यू रियल पावर कम बनानी है, रजिस्टर का वैल्यू रियल पावर कम बनाने के लिए, रियल पावर से इंडिपेंडेंट बनाना है, रियल पावर कम लानी है, तो आप लोगों को रजिस्टर का वैल्यू कम रखना है। बताओ रिएक्टिव पावर की बात करें तो रिएक्टिव पावर इंडक्टर और कैपेसिटर पे डिपेंड करती है। आप लोगों के इंडक्टर और कैपेसिटर, प्लस एस का मतलब इंडक्टर क्यू को एब्सॉर्ब करता है और कैपेसिटर क्यू को डिलीवर करता है, यानी क्यू की पूरी डिपेंडेंसी आप लोगों की एल और सी पे डिपेंड करती है। और ध्यान रखना, एल और सी के लिए क्या लिखा जाता है? या तो एक्सएल या एक्ससी। बताओ आपको इस बार रिएक्टिव पावर का इफेक्ट क्या करना था? ज्यादा करना था, इंडिपेंडेंट ऑफ रियल पावर बनाना था। इंडिपेंडेंट यानी रियल पावर से आप लोगों का कोई इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए रिएक्टिव पावर पर। तो इसका मतलब है आप लोगों का या तो आरएल लोड होगा या आरसी लोड होगा। ध्यान रखना, आर तो पी के साथ डील करता है और एल और सी क्यू के साथ डील करते हैं। तो आप एक काम करो, एल को इतना बढ़ा दो कि आप लोगों का आर, एल को इतना बढ़ा दो कि आप लोगों का आर नेग्लिजिबल हो जाए। आई थिंक आरसी तो हम लोग जनरली नहीं बोलते, जनरली लोड आरएल ही होता है, ठीक है ना। हमारी ट्रांसमिशन लाइन आप लोगों को रिएक्टेंस दे रखी है, लाइन की लाइन में हमारे पास आरएल लोड ही होता है, आरएल लाइन ही होती है। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, विकास समझाने तो दो, एक्सप्लेन नहीं समझ आया है, वही एक्सप्लेन ही कर रहे हैं, ध्यान से समझना। दोबारा आ जाओ यार, एकदम मतलब नालायक पंथी वाले बात कर देते हो, इधर आओ। लाइन में कौन कौन होता है? आर होता है और सर एल होता है। सीरीज में बना देता हूँ, ये देखो, आर और ये एल, लाइन में यही होता है। सीरीज में एक्स, एक्स किसका कंपोनेंट है? एल का, ठीक है। यहाँ आ जाए, काफी लोगों ने लिखा कि समझ में आ गया है, बट फिर भी थोड़ा सा देख लो। ध्यान रखना, आर किसके साथ डील करता है? पी के साथ। और इंडक्टर किसके साथ? क्यू के साथ। आप लोगों से कहा गया कि रिएक्टिव पावर इंडिपेंडेंट हो जानी चाहिए रियल पावर के, यानी कि रिएक्टिव पावर पी पर डिपेंड ही नहीं करनी चाहिए, यानी पी का वैल्यू तो बहुत कम हो जाना चाहिए और क्यू इतना ज्यादा कि पी का इफेक्ट ही नहीं पड़े। मतलब क्यू का इफेक्ट कब ज्यादा हो सकता है? जब एल का वैल्यू बहुत ज्यादा हो, यानी एक्स का वैल्यू आर से क्या हो? ज्यादा हो। सबने लिख दिया, क्लियर है सर, नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ओके, ये आप लोगों के पास बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। हाँ भाई, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। आप लोगों को ओपन सर्किट इंपीडेंस और शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस दे रखा है। क्या? ओपन सर्किट इंपीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस, दिस इज, ध्यान रखना, दो ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, दो इंपीडेंस दे रखे हैं। क्लियर? आप लोगों से सर्ज इंपीडेंस पूछा है, क्या फॉर्मूला होता है सर्ज इंपीडेंस का? बी आंसर आ रहा है ज्यादातर, बात कर लेंगे। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, रट लिए हो? फॉर्मूला पता है? जेड जेड एच सी का फॉर्मूला क्या होता है? हम्म, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस दे रखे हैं, इंपीडेंसेस।
बताइए भाई, फॉर्मूला पता है? नहीं दिख रहा है सर। क्या हुआ, दिख नहीं रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? हैं? नोकिया 1100 में चला रहे हो क्या? सर ऑप्शन क्लियर नहीं है। ऑप्शन क्या क्लियर नहीं है? क्लियर तो है। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, डिवाइड का साइन लगा हुआ है। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, मल्टीप्लाई का साइन है। ये बाकी लोग भी तो दे रहे हैं आंसर। क्या हुआ? हैं? लाइट कम करो ना सर जी। लाइट कम कर देते हैं, ये लीजिए। लाइट कम कर देते हैं आप लोगों के लिए। ये लीजिए। आई थिंक लाइट कम कर दी है। ओके, नाउ गिव मी द आंसर। ब्राइटनेस कम करो, ब्राइटनेस कम कर दी है। अब बताइए कितना आंसर आ रहा है? बी आंसर आ रहा है भाई। ओके, नाउ लिसन। बी आंसर आ रहा है। बी आंसर आ रहा है। बी आंसर आ रहा है। देखो, बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक, ध्यान से समझना। अब इसको लॉन्ग करूंगा, इसको थोड़ा और ब्रॉड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर ऑप्शन नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना? देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओ। ध्यान से सुनो। अभी बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज है क्या नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, ध्यान से समझना। सपोज ये आप लोगों की ट्रांसमिशन लाइन है। कौन सी लाइन है? ट्रांसमिशन लाइन। ठीक। सपोज ये आप लोगों का सेंडिंग एंड है, जहां का वोल्टेज Vs और करंट कितना है? Is। ठीक। सपोज ये आप लोगों का रिसीविंग एंड है, जिसका वोल्टेज Vr और करंट कितना है आप लोगों का? करंट है आप लोगों का IR। दिस इज दिस इज IR। क्लियर? सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड। ठीक। ब्राइट ज्यादा है। अरे रंजीत, कर तो दिया। ब्राइटनेस ज्यादा है सर जी। अब तो सब कम हो गया है। आधा घंटा हो गया है पढ़ते हुए, 40 मिनट, और ब्राइटनेस सूझ रही है आप लोगों को। वो तो क्या है, क्वेश्चन लेंदी था ना, इसलिए आप लोगों को ब्राइटनेस का फर्क पड़ रहा है। आई थिंक अब तो ब्राइटनेस मैंने कम कर दी है। आई थिंक अब तो दिखना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये सेंडिंग एंड, और ये कौन सा एंड है आप लोगों का? रिसीविंग एंड। ध्यान से समझना। रिसीविंग एंड पर आप जनरली लोड कनेक्ट करते हो। क्या कनेक्ट करते हो? लोड। लोड, जिसको आप लोग लोड का इंपीडेंस जनरली ZL ले लेते हो। ठीक। ध्यान से समझना। क्लियर? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। सपोज हम लोगों को यहाँ सेंडिंग एंड पर, सपोज हमें यहाँ सेंडिंग एंड पर, सेंडिंग एंड का मतलब है हमें यहाँ इनपुट वाले सिरे से, ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट वाले सिरे से हमारा इनपुट इंपीडेंस कैलकुलेट करना है। बहुत ध्यान से समझना जो बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। आई थिंक कई लोगों ने तो इसके बारे में आज तक सुना भी नहीं होगा, तो ध्यान से समझना इस चीज को। सर वो बेस में शॉर्ट सर्किट ऑफ सर्किट दिख रहा था, अब क्लियर हो गया है बिल्कुल। ठीक है ना राहुल? देखो अभी मैं एक डेरिवेशन करा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है ना? आयुष, जो आप बोल रहे हो वो कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं, कुछ नया चीज बता रहा हूँ, इसलिए लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ समझो। ठीक है ना? जो आता है दैट इज ओके, वो मैं पूछ ही लेता हूँ। अभी नया चीज है एकदम, एकदम इधर समझो। ठीक है ना सभी लोग? यहाँ पर ध्यान से समझना। सपोज मैं आप लोगों का जेड इन निकाल रहा हूं। इनका मतलब कौन सा? इनपुट इंपीडेंस। इनका मतलब कौन सा? इनपुट इंपीडेंस। क्लियर? क्लियर। इनपुट इंपीडेंस कहां से निकलेगा? सोर्स साइड से, सेंडिंग एंड से। बताइए इनपुट इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो इंपीडेंस होता है Vs अपॉन Is। तो सेंडिंग एंड का वोल्टेज अपॉन सेंडिंग एंड का करंट। बताओ अगर मैं लोड का इंपीडेंस निकालू तो क्या हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लोड के पास आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं। तो ध्यान रखना, लोड का इंपीडेंस निकालना हो तो लोड का वोल्टेज Vr और लोड में से फ्लो होने वाला करंट IR, ये आपके लोड के इंपीडेंस का फॉर्मूला। क्लियर? और ये कौन सा फॉर्मूला? ये आपका इनपुट का फॉर्मूला। तो ये आपका आउटपुट का इंपीडेंस Vr अपॉन IR, जैसे लोड इंपीडेंस। और ये आपका इनपुट का इंपीडेंस, जो आप लोग के सेंडिंग एंड से है, तो Vs अपॉन Is। सेंडिंग एंड का वोल्टेज अपॉन सेंडिंग एंड का करंट। क्लियर होगा? यहाँ जाए। मुझे बताओ, कल ही हम लोगों ने देखा था, वैसे आप लोगों का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, टू पोर्ट नेटवर्क से आप लिखते हैं। Vs का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है AVR प्लस BIR। अच्छा, IS का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये होता है CVR प्लस DIR। आई थिंक ये फॉर्मूला सबको क्लियर होगा। क्लियर? क्लियर। Vs का फॉर्मूला AVR प्लस BIR, टू पोर्ट नेटवर्क से हम लोग लिखते हैं। एंड IS का फॉर्मूला CVR प्लस DIR। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ आ जाए। हम लोग हमारे ABCD पैरामीटर की यहाँ वैल्यू लिखेंगे, तो आप लोगों को अपने ABCD पैरामीटर पता होने चाहिए। क्लियर? ध्यान से समझना। जिनको पता है दैट इज वेरी गुड, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनना। हमारे पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। कौन सी लाइन? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ध्यान से समझना।
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए ए और डी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है कॉस बीटा एल। बीटा क्या होता है? फेज कांस्टेंट। बताइए बी इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है जे जेड नॉट साइन बीटा एल। ये आप लोगों को आपकी कॉपी में लिखवाया जाता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के जब एबीसीडी पैरामीटर डेराइव किए जाते हैं। यहाँ आ जाइए, सी इज इक्वल टू आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है जे अपॉन जेड नॉट साइन बीटा एल। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। आप लोगों को इन्हीं फॉर्मूला से, आप लोगों को इन्हीं एबीसीडी फॉर्मूला को ध्यान रखना। जैसे शॉर्ट लाइन के लिए एबीसीडी फॉर्मूला होते हैं, मीडियम लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर होते हैं, वैसे ही लॉन्ग लाइन के एबीसीडी पैरामीटर ये होते हैं। बताओ इसमें बीटा तो क्या होता है? फेज कांस्टेंट। मैंने आप लोगों को एक दिन पढ़ा रहा था प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा होता है, ठीक है। यहाँ आ जाइए, यहाँ एल क्या है? हमारी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ होती है। और जेड नॉट क्या है? जेड नॉट हमारा सर्ज इम्पीडेंस है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करते आ रहे हैं, ठीक है। जे क्या है? तो जे आप लोगों का वही आप लोगों का आयोटा जो होता है, जो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, ठीक है। ये आपके एबीसीडी पैरामीटर। आओ इन एबीसीडी पैरामीटर को किस में पुट करें? इस इक्वेशन में, जेड इन की इक्वेशन में। क्लियर? यहां आ जाइए, ध्यान से समझना कैसे। हाँ सर, लिखाया जाता है बिल्कुल धीरज, चलो याद आ रहा है, ध्यान से समझना। आओ हम इनपुट इम्पीडेंस की तरफ बढ़ते हैं वापस। ध्यान से, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं डालना है, ठीक है। बस यहाँ समझते जाओ। कमेंट बॉक्स में तभी डालना है जब आपको लगे सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुको 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 रुको, तब आप लोगों को ये बात देखनी है ना। यहाँ 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 आ जाइए, यहाँ आ जाइए, ध्यान से समझना है ना। सब पैरामीटर्स नहीं क्लियर है, किसी दिन डेराइव कर दीजिएगा। थैंक्स। ओके शुभम, किस दिन डेराइव कर देंगे हम लोग ये हमारे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर जो भी है ना। तो ये आप लोगों को फिलहाल तो याद ही रखने पड़ेंगे। ध्यान से आगे चलें, यहाँ आ जाइए। बताइए सबसे पहले ए पैरामीटर का वैल्यू पुट करना है। बताओ ए का वैल्यू कितना है? कॉस बीटा एल। और साथ में कितना है? वी आर। वी आर। तो पहले तो मैंने ए का वैल्यू पुट कर लिया। अब आप लोगों का ध्यान चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या? ए का वैल्यू तो मैंने लिख लिया, कॉस बीटा एल वहां लिख दिया ए का वैल्यू। बताओ यहाँ कितना है? वी आर। बहुत ध्यान से समझना, फिर मत बोलना सर समझ में नहीं आया। ध्यान से, यहाँ वी आर। बताओ मुझे यहाँ वी आर का वैल्यू लिखना है। बताओ यहाँ से वी आर क्या लिखूंगा? यहाँ से वी आर लिखो तो जेड एल इंटू आई आर। वी आर यहाँ से लिखूंगा कितना? जेड एल इंटू आई आर। तो मैंने वी आर का वैल्यू यहाँ लिखा कितना? जेड एल इंटू आई आर। आई थिंक क्लियर होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ वी आर लिखना था तो मैंने वी आर का वैल्यू यहाँ से लिख लिया जेड एल इंटू आई आर। क्या? जेड एल इंटू आई आर। देखो मैंने जेड एल इंटू आई आर लिख दिया। क्लियर? यहाँ आ जाना ध्यान से। नेक्स्ट है प्लस का बी। बताओ बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है जे जेड नॉट साइन बीटा एल। ये आप लोगों के पास साइन बीटा एल। ये आप लोगों का बी का वैल्यू। साथ में कितना है? साथ में है आई आर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी इंटू आई आर। आई थिंक क्लियर होगा। आगे चल रहे हैं, यहाँ आ जाइए। विजय सेन ने बोला आई आर इज इक्वल टू आई एस। बेटा कहाँ लिखा आई आर इज इक्वल टू आर एस? आई आर एस ये बीच में लाइन है यार मेरे भाई, लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग लाइन में आई एस इज इक्वल टू आई आर नहीं होता। ये दिमाग मत लगाओ विजय, सुनते जाओ, कुछ मत बताओ, कुछ मत बताओ। देखो देखो, क्यों लगा रहे हो दिमाग? आई आर बराबर आर एस कहाँ लिखा है? लॉन्ग लाइन में नहीं होता है, वो शॉर्ट लाइन में होता है। मैं कह रहा हूं ना, कुछ मत लिखो। समझ में नहीं आया तो लिखो सर रुको, वो चीज समझाओ। जहां तक समझ में आ रहा है अपना ज्ञान कोई नहीं देगा। टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। मेरा भी, मेरा तो क्या कर रहे हो आप? अपना ही कर रहे हो। क्वेश्चन कम होंगे और क्या होगा। ठीक है ना। कुछ मत लिखो, समझ नहीं आ रहा हो तो लिखो, समझ में आ रहा हो तो शांति से देखते जाओ, ठीक है। यहाँ आ जाओ। न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर में बात करेंगे। सबसे पहले सी। सी का वैल्यू कितना है? दिस इज जे बाई जेड नॉट साइन बीटा एल। दिस इज सी का वैल्यू हो गया है, ठीक है। सी का वैल्यू हो गया है। यहाँ जाइए, वी आर का वैल्यू। बताओ वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड एल इंटू आई आर। वही इधर से ही उठा के वापस लिख दिया। क्या? जेड एल इंटू आई आर। ओके। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। बताइए डी का वैल्यू लिखेंगे तो डी का वैल्यू कितना है? कॉस बीटा एल। और साथ में कितना है? आई आर। तो डी का वैल्यू भी कॉस बीटा एल। और साथ में कितना है हमारे पास? आई आर। आई थिंक क्लियर होगा। बताइए ऊपर आई आर को कॉमन ले लूं तो ऊपर वाले आई आर को कॉमन लेके नीचे वाले आई आर से क्या कर दें? कैंसल आउट। ऊपर वाले आई आर को नीचे वाले आई आर से कॉमन लेके कैंसल आउट। वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। एक काम करें, ऊपर वाले में आप लोग कॉस बीटा एल को कॉमन ले लें। बताओ यहाँ कॉस बीटा एल कॉमन लोगे तो सिर्फ जेड एल बचेगा।
प्लस जे जेड नॉट। बताओ, इसमें से कॉस कॉमन ले लिया तो जेडल बचा, बट इसमें से कॉस कॉमन लोगे जबरदस्ती तो कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ साइन अपॉन साइन, पहले से ये कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, टैन बन जाएगा। तो ये आप लोगों का टैन बीटा एल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। एक काम करो, इसमें से भी कॉस बीटा एल को कॉमन ले लो, और साथ में ये डिवाइड बाई जेड नॉट है, इसको भी बाहर ही ले लो यार। यहाँ आ जाओ। बताओ यहाँ जे पहले से है, बहुत बढ़िया, जे को यहीं रहने दो। बताओ जेड नॉट तो बाहर आ गया, साइन है, कॉस जबरदस्ती कॉमन लिया गया है, तो ये टैन बीटा एल बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, साथ में जेड भी है, जेड नहीं लिखा, अरे लिखो। आओ, जेड लिखेंगे, फिर टैन बीटा एल लिख देते हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ जाइए, यहाँ से कॉस बीटा एल बाहर ले लिया, बाहर आ गया। यहाँ से वन अपॉन जेड नॉट जबरदस्ती बाहर लिया है, तो यहाँ पर जेड नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस तो बाहर आ ही गया, तो सिर्फ जेड नॉट ही बचा है। आई थिंक क्लियर होगा, कॉस बीटा एल से कॉस बीटा एल क्या हो गया, कैंसिल। कॉमन लेना तो आता होगा आई थिंक आप लोगों को, मैंने सिर्फ मैथ सॉल्व कराया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। तो आर एन सी ऑल इंक्रीज। देखो अब मंगलेश अपना ज्ञान दे रहे हैं, अरे मंगलेश रुको, वो सब बातें अलग है, ठीक है ना। उसका इन क्वेश्चन से क्या मतलब है मंगलेश, इतनी मेहनत से इतना सारा डेटा लिखा आप लोगों ने, वो आएगा तब मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी इसे देखो, अभी इसे देखो। मैं अपने भतीजे और भांजे को पढ़ाता हूँ ना, छोटे से बच्चे होते हैं ना, मतलब वो क्या है, अभी नर्सरी एलकेजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं, तो उनको समझाता हूँ ना, तो उनको ये समझाता हूँ, देखो बेटा, फिर वही गलती, देखो बेटा, वही गलती, वही गलती आप सब लोग कर रहे हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बताओ यहाँ पर जेड नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा। बताइए हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, इट इज जेड एल प्लस जे जेड नॉट टेन बीटा एल। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे आ जाए, जेड नॉट को एक काम करो पहले लिख लो, प्लस जे जेड एल टेन बीटा एल, टेन बीटा एल, टेन बीटा एल, टेन बीटा एल। दिस इज बताओ ये आप लोगों का किसका फॉर्मूला है, इनपुट इम्पीडेंस का। मुझे बताओ ये फॉर्मूला आज तक कितने लोगों ने देखा है। अगर आप लोगों ने, मेरे ख्याल से तो शायद ही किसी ने देखा होगा। इस फॉर्मूला से मैं आप लोगों को सबसे मेन चीज पढ़ाऊंगा अब अपनी। बताओ ये फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं, याद रखना है। बाहर देखो, बताओ सबसे मेन सर्ज इंपीडेंस होता है, उसको बाहर रखो, उसको बाहर रखो। यहाँ पर ध्यान रखना, जेड नोट को तो बाहर रखो। अब एक काम करो, जेड नोट यहाँ है तो जेड नोट को नीचे यहाँ एकदम इसके बगल में रखना है। यहाँ पर तो ध्यान रखना, जेड एल प्लस जे जेड नोट टेन बीटा, यहाँ जेड नोट प्लस जे जेड एल टेन बीटा। आई थिंक मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। मैंने पूरा डेरिवेशन करा दिया है, जब आप लोग दोबारा वीडियो को देखें तो आप लोग, आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग इसे दोबारा से सीख सकते हैं, जिन्होंने नहीं सीखा है। आप ही बताए थे सर क्लास में ये फॉर्मूला, बिल्कुल। आई थिंक जिनको नहीं पता होगा, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा। क्लियर है? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मुझसे, आई थिंक उन्होंने ये फॉर्मूला बहुत शायद ही कभी किसी ने देखा हो, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर ZL का वैल्यू, लोड इम्पीडेंस का वैल्यू, मैं यहाँ पर इसे रब कर रहा हूँ। अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। सपोज 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 मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट केस, सपोज मैं अपने लोड इम्पीडेंस का वैल्यू अगर 0 पुट कर दूं, अगर हम लोग यहाँ पर अपने लोड इम्पीडेंस का वैल्यू 0 पुट कर दें। बताओ अगर लोड का वैल्यू 0 पुट कर दिया, लोड इम्पीडेंस 0 का मतलब वहां पर लोड को क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। ZL लोड का इम्पीडेंस 0 रखने का मतलब शॉर्ट सर्किट ही होता है। बताइए इस केस में आप लोगों का इनपुट इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के नाम से जाना जाएगा। इस केस में आपका इनपुट इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के नाम से जाना जाएगा। बताओ सामने सामने आ जाओ, जेड नॉट। चलो भाई शुरू किया जाए। बताइए किसका वैल्यू 0 पुट करना है, ZL का वैल्यू 0। बताओ ZL का वैल्यू 0 पुट करो, ये 0। तो बताइए यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, जे जेड नॉट tan बीटा एल। नीचे आ जाइए, नीचे बात करें तो जेड नॉट एज इट इज। बताओ यहाँ पर भी ZL का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0। मैंने ZL बराबर 0 पुट किया। बताओ जेड नॉट से जेड नॉट कैंसल आउट। बताइए यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस कितना बच गया, ये हमारे पास बच गया कितना, जे जेड नॉट tan बीटा एल, जे जेड नॉट tan बीटा एल। वाह वाह वाह, दिस इज शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, दिस इज शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। क्लियर है, क्लियर होगा।
यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारे लोड इम्पीडेंस के बारे में, जिसका वैल्यू सपोज हमारे पास इंफिनिटी है। बताओ लोड इम्पीडेंस इंफिनिटी होने का मतलब क्या है हमारे पास? ओपन सर्किट। क्या है हमारे पास? ओपन सर्किट। तो इंजीनियर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास कहाँ पर चलती है? एवरीडे चल तो रही है यार, यहीं पर चलती है, निम्बस लर्निंग पर। किस पर? निम्बस लर्निंग पर। और पेड कोर्सेज के लिए निम्बस लर्निंग पर जाओ, ठीक है ना, nimbus.org.in, nimbus.org.in। बाकी निम्बस लर्निंग पर आपको फ्री क्लास चली रही है। पहले जेडल बराबर जीरो पुट किया था, अब जेडल बराबर इन्फानाइट। बताओ लोड इंपीडेंस अगर इन्फानाइट हो जाए तो वो लोड वहां से ओपन हो जाएगा। इनफाइनाइट इंपीडेंस का मतलब है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी लोड ओपन हो जाएगा, तो ओपन सर्किट कर रहा हूँ। जब ओपन सर्किट हो जाए तो उस केस में ध्यान रखना, इसी इनपुट इंपीडेंस के फॉर्मूला को ZOC से रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन सर्किट इंपीडेंस। यहां आ जाओ, जेड नॉट यहां पहले से ही बाहर है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब भी कभी किसी का वैल्यू इन्फानाइट रखना हो तो ध्यान रखना उसका वैल्यू कभी भी इन्फानाइट डायरेक्ट पुट नहीं किया जाता। सबसे पहले यहां से ZL को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। यहां पर बताओ ZL का वैल्यू इन्फानाइट पुट करना है तो सबसे पहले आप यहां से ZL को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो। तो बताओ यहां पर क्या बचा? 1 + J Z0/ZL, Z0/ZL। साथ में कौन है? tan बीटा L। साथ में कौन है? tan बीटा L। दिस इज यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। नीचे भी ZL को कॉमन ले लो भाई, जिसको भी इन्फानाइट पुट करना है उसको बाहर निकालो। बताओ यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? Z0/ZL। ये रहा Z0/ZL। बताओ सामने कितना बचेगा? +J tan बीटा L। दिस इज यहाँ आ जाइए। ZL से ZL कैंसल आउट, Z0 बाहर चल रहा है। ऊपर आ जाइए, ध्यान से समझना। ऊपर सबसे पहले 1+। बताओ ZL का वैल्यू अब मैं इन्फानाइट पुट करूंगा, किसी को भी इन्फानाइट से डिवाइड करो, आंसर क्या हो जाता है? 0। नीचे आ जाओ। बताओ किसी को भी इन्फानाइट से डिवाइड करोगे, आंसर कितना हो गया? 0। बताओ साथ में कितना है? तो साथ में हमारे पास J tan बीटा L। दिस इज दिस इज बताइए हमारे पास ओवरऑल क्या बच गया? तो ये हमारे पास बच गया है क्या? Z0/J tan बीटा L। बताओ ये किसका फॉर्मूला आया है? ओपन सर्किट वाले का, इक्वेशन नंबर 2। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैंने इसी में फॉर्मूला पुट किया है, बस इसको यहाँ से हटा दो। दिस इज बस ये हो गया हमारे पास। तो बताइए हमारे पास फाइनली कितना हुआ? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो इक्वेशन मिल चुके हैं। आप लोगों को दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लोगों का सबसे पहले शॉर्ट सर्किट था, देन ओपन सर्किट आया। बताओ यहाँ पर फॉर्मूला कितना है? इट इज JZ0 tan बीटा L। क्लियर? यहाँ पर आ जाइए, ओपन सर्किट के बारे में बात करेंगे। बताओ ओपन सर्किट के लिए फॉर्मूला कितना है? Z0/J tan बीटा L। Z0/J tan बीटा L। बताओ Z tan बीटा L से Z tan बीटा L कट जाएगा, सामने बचेगा Z0 का स्क्वायर। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट यहाँ चल रहा है, तो बताओ यहाँ से आप लोगों का सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है? शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का अंडर रूट, जो आप लोगों का क्वेश्चन अभी लोग पूछा गया था। तो ये फॉर्मूला यहाँ से डेराइव होता है, ये फॉर्मूला यहाँ से डेराइव होता है। देखो ये सब चीजें क्लियर हो तो मुझे बताओ, देन हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मैंने दो इंपीडेंस निकाले, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। बताओ शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट इंपीडेंस कहाँ से आए? इनपुट इंपीडेंस से। इनपुट इंपीडेंस का पूरा डेरिवेशन कराया है अभी, देन उसके बाद शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो सर्ज इंपीडेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ शॉर्ट सर्किट का इंपीडेंस इनटू ओपन सर्किट का इंपीडेंस। क्लियर है? तो आगे बढ़े। क्लियर है? क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। सर सभी लेक्चर की प्लेलिस्ट में डाल दीजिए सर जी। अरे सब प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, जाके चेक तो करो यार। आप बिना चेक करे ऐसे कैसे बोल देते हो हैं? यूट्यूब पे जाओ, निम्बस लर्निंग खोलो, प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट में पूरा जितने 10 वीडियो उनकी पूरी एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये आज 11th वीडियो है। हैं? ऐसे कैसे बिना मतलब ऐसे? सर ये फॉर्मूला सीधा रटाया था, समझ में आज आया है बिल्कुल। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आ जाइए। तो ये आप लोगों का आई थिंक इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला, सॉरी दिस वन, सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा? ये आप लोगों का ओपन सर्किट इनटू शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस का अंडर रूट आप लोगों का आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। चले आगे, चलिए यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। ओके, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। पूछा गया है ट्रांसपोजिशन का क्या रिजल्ट निकल के आएगा? ट्रांसपोजिशन क्या करके देता है?
ऑनलाइन जेई क्लास पेड में आप ही पढ़ाते हो? ललित बिल्कुल पावर सिस्टम में ही पढ़ाता हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट अपने अपने रेस्पेक्टिव फैकल्टीज पढ़ाते हैं, बिल्कुल। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, आंसर बताइए, ट्रांसपोजिशन से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, 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 गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। बिल्कुल हिमांशु, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन था, ठीक है ना। अभी आजकल जेई के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो अभी जो आंसर आ रहे हैं, बी भी आया है, डी भी आया है, सी भी आया है। ध्यान रखना, ट्रांसपोजिशन कब करते हैं तो मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया हुआ है। अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग में बीच वाला कंडक्टर में फ्लक्स ज्यादा लिंक होता है तो इंडक्टेंस भी ज्यादा हो जाता है। ट्रांसपोजिशन तीनों लाइन के एवरेज इंडक्टेंस और एवरेज कैपेसिटेंस को सेम बना देता है। तो देखो यहाँ पर सेम एवरेज कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, आई थिंक डी वाला आंसर हो जाएगा। सेम बना देता है, चाहे वो एवरेज इंडक्टेंस हो चाहे आप लोगों का कैपेसिटेंस हो। पूरी लाइन के लिए आप लोगों का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या बना देता है? सेम। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सेम हो जाएंगे तो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने डी दिया हुआ है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से एक या दो थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ए या सी पर है। जैसे ऋषभ गए सर, उसमें होगा एल और सी, बिल्कुल एल एंड सी। ऋषभ ने भी एकदम सही दे दिया है, बिल्कुल डी वाला ही आंसर है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। बिल्कुल पंकज, अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ट्रांसपोजिशन करते हैं, पूरा समझाया हुआ है ये तो मैंने आप लोगों को। अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग और सिमेट्रिकल रेडियो इंटरफेरेंस अच्छे से क्लियर करवाया था। आई थिंक हमारा सेकंड या थर्ड लेक्चर था वो, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन का मेन काम क्या है? एवरेज इंडक्टेंस और एवरेज कैपेसिटेंस को क्या बनाना? एवरेज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को हमारी पूरी ओवरऑल लाइन के लिए क्या बनाना? सेम बनाना। सेम का मतलब है जो तीनों लाइन होती है, एल ए, एल बी, एल सी, ए फेज, बी फेज, सी फेज, तीनों फेज का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हमारे पास यूनिफॉर्म होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे हमारे पास। गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आप लोगों से पूछा गया है एसी रेजिस्टेंस का वैल्यू डीसी रेजिस्टेंस से, द एसी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अच्छा ये पूरा नहीं हुआ है, यहाँ जाइए, मोर लिखा हुआ है। हाँ भाई, एसी रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होता है डीसी रेजिस्टेंस से। कौन सा इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? एसी रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, पढ़ाया हुआ है सब कुछ। आई थिंक अब तक तो आंसर की बाहर लग जानी चाहिए थी। दे दीजिए आंसर, दे दीजिए फटाफट से। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। बिल्कुल सब ने सी दे दिया है, बिल्कुल। बस ये रंजीत का ही वी है, पता नहीं वी कौन सा ऑप्शन है। यहाँ आ जाइए। तो ध्यान रखना बोथ ए एंड बी, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, दोनों ही रेजिस्टेंस का वैल्यू ध्यान रखना क्या रख देते हैं? ज्यादा रख देते हैं, ठीक है। सर जी प्रीवियस क्वेश्चन में अगर लोड प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर है तब क्या होगा? लोड कहाँ से आ गया भाई? ट्रांसपोजिशन को लोड से क्या मतलब है भाई? लाइन में होती है ट्रांसपोजिशन, लोड से क्या मतलब है, हैं? उल्टे सीधे क्वेश्चन है, लोड का तो कोई मतलब ही नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। बताओ कौन सा कंपनसेशन है? तो आप लोगों को बोला गया है क्या? सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन है। मैंने आप लोगों को चारों कंपनसेशन टेक्निक के फॉर्मूला लगाए थे, किसके? सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के चारों चारों कंपनसेशन। ये सीरीज कैपेसिटर में आपको सीरीज कैपेसिटर, सीरीज इंडक्टर, शंट कैपेसिटर, शंट इंडक्टर, सबके एक दिन टेबल बना के आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताया था एसआईएल लिखने का। सीरीज कैपेसिटर के एसआईएल का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला से आंसर निकाल के बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो बी सी बी सी बी सी, यार इतनी जल्दी आंसर कहां से आ सकता है? हैं? क्या कर रहे हो? रट रखा है क्या? निकाल के देखो, डेटा थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है। आंसर दो सही से, निकालो, आराम से निकालो, गलती नहीं। रटा हुआ आंसर मत दो मुझे। रटा हुआ आंसर देने का क्या मतलब है? हाँ, कुछ लोग रटे हुए आंसर दे रहे हैं, मुझे याद है। आंसर दो सही से। देखो ऋषभ ने निकाला 2727 आ रहा है इसका, इसने ऑप्शन से अलग बताया, जरूर इसने निकाला होगा। बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग बताइए आंसर। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। तो आप लोगों को सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है? तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ऑफ द कंपनसेटेड लाइन। बताओ सीरीज कंपनसेशन है कि शंट सीरीज? सीरीज में बताओ एसआईएल के फॉर्मूला में क्या हो जाता है? डिवाइड। मैंने आपको पढ़ाया है,
मैंने आपको पढ़ाया सीरीज में SIL के फॉर्मूला में क्या हो जाता है, 1 और k डिवाइड में आते हैं अंडर रूट में। बताओ सीरीज में पहले से कौन होता है, फॉर्मूला बनाना सिखाया मैंने आप लोगों को। बताओ सीरीज में पहले से कौन होता है, इंडक्टर। नया क्या लगा रहे हो, कैपेसिटर। बताओ इंडक्टर कैपेसिटर दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे, इसलिए बीच में क्या आएगा, माइनस। तो आई थिंक ये फॉर्मूला बनाना आप लोगों को सिखाया गया है। क्लियर है। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, सीरीज में SIL में डिवाइड करते हैं। यहाँ जाइए वैल्यूज पुट करेंगे। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग कितना है, 2280। ये आप लोगों का 2280। बताइए कंपनसेशन के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30%। तो आपको 30% का मतलब 0.3 निकाले आप लोग इसे। ये आप लोगों का 2725 आ जाएगा। सी वाला आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से। सी वाला आंसर आना चाहिए, सी वाला आंसर आना चाहिए। फॉर्मूला बनाना आप लोगों को अच्छे से सिखाया। ये डी की इतनी बाहर कैसे आ रही है भाई, राहुल एक बार से काम नहीं चलता है। ये गलत वाला आंसर 3 बार दोगे तो सही हो जाएगा ऐसा। ये देखो 4 बार 5 बार, देखो राहुल का डेडिकेशन तो देखो, सब 5 बार दूंगा मैं तो, गलत वाला है इसलिए 5 बार तो दूंगा। और एक बार वैल्यू भी लिखा, 6 बार लिखा है भाई साहब राहुल ने। राहुल कुमावत 6 बार आंसर दिए गलत वाला। अच्छा, राहुल कुमावत 6 बार आंसर दिए भाई गलत वाला। अरे राहुल सही करो यार, लाइन लगा दी गलत आंसर की। हाँ, सी आंसर सही है। कौन सा वाला, सी आंसर। देखो कैलकुलेट करके देखो, 2725 आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है। सॉरी सर, मिस टाइप कर दिए गलती से, गलती से। चले आगे, मेरे ख्याल से सही होगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, ये आप लोगों का लखनऊ मेट्रो में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आ जाइए। इफ द इंडक्टेंस ऑफ लाइन इंक्रीजेस देन ट्रांसमिशन कैपेसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर फॉर दिस। अगर ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस जो है वो अगर इंक्रीज किया जाए तो आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। दिस इज इंडक्टेंस इंक्रीज करने पर। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। बिल्कुल अभिषेक, आप गलत बोल ही नहीं सकते हैं। सूली पर थोड़ा लटकना है हमको आपको गलत साबित करके। हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। और अब बी की बाहर आ गई है भाई साहब। गलत किसने दिया था क्या अभी, मुझे लगा ऐसा किसी ने गलत आंसर दिया। हाँ, हाँ ये राजेंद्र, पकड़ो इसे, ये इस लड़के को पकड़ो, ये सी वाले को, राजेंद्र को। हाँ भाई पवार साहब, कैसे गलत कर रहे हो। ट्रांसमिशन कैपेसिटी मैक्सिमम पावर वाली होती है, क्या फॉर्मूला होता है, VS/VR/X। आप लोग अपना इंडक्टेंस इंक्रीज करोगे तो आप लोगों का ट्रांसमिशन कैपेसिटी डिक्रीज होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ गए भाई पवार साहब, हैं गलत आंसर दे रहे हैं। मजा आ रहा है। आई थिंक सबका आंसर सही है लगभग लगभग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड AE में आया हुआ क्वेश्चन था। हाँ भाई, इसके लिए आंसर बता दीजिए फटाफट से। कंडक्टर 7 कंडक्टर का होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से ये 7 आइडेंटिकल कंडक्टर। सेल्फ GMD बताना है, यानी वही GMR। ठीक है ना, बताइए। स्टैंडर्ड है, आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड है, पता होना चाहिए। हाँ अमन बोलो, क्या हो गया। अच्छा, ये पता नहीं यार कौन कौन से आप लोग लेकर आते हो है। हाँ भाई, बी आंसर आ रहा है, 2.177 R। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ आ जाइए। बी आप लोगों का डायरेक्ट, आप लोगों का आंसर। मैंने आप लोगों को सेवन सेवन कंडक्टर का बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। यहाँ आ जाइए क्वेश्चन का। ये लो अमन के तो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ना, एक सेंटर में है। तो बताइए ऊपर कितने आ जाएंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले। 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग को ओवरऑल इसका GMR निकालो, सेल्फ रेडियस GMR निकालो तो कितना आता है, 2.177 R। इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। अदरवाइज इन 2 से लेके 7 तक, यानी इन 6 का तो GMR एक ही होता है, 1 वाले का अलग होता है। ओवरऑल ज्योमेट्रिकल मीन लेकर आप लोगों को निकालना पड़ेगा, कितना आता है, 2.177 R। ठीक है ना, बिल्कुल। कितना, 2.177 R। आप लोगों का SSC JEE 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2.177 R, और आपका उत्तराखंड AE में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का वैल्यू बताना है। बताइए कितना आ जाएगा SIL। सर आप करवाओगे 3000 क्वेश्चन कंप्लीट। देखो अमन, वो तो समय बताएगा। हैं, 3000 होंगे कि कितने होंगे, हैं। करे जाओ अभी तो, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाओ।
आंसर बताते जाओ। 14 के बाद पता चलेगा कि आप लोगों की क्लासेस किस हिसाब से कंटिन्यू हैं, ये फ्री वाली, या फिर उसके बाद पेड वाली क्लासेस शुरू होंगी, क्या है क्या नहीं है। 22 से तो आपकी पेड क्लासेस हैं ही, तो देखो 14 के बाद क्या सीन रहता है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा क्लास कंटिन्यू होगा, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। हाँ भाई, बी आंसर आ रहा है ज्यादातर। बताइए सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो आई थिंक एवरीवन नोस द फॉर्मूला। सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का फॉर्मूला आप लोगों को लिखा रखा है वी स्क्वायर बाई जेड नॉट। हाँ भाई वोल्टेज बताइए, तो आप लोगों का 400 किलो वोल्ट वोल्टेज है, 400 किलो वोल्ट, तो आप लोगों का 400 का स्क्वायर, यहाँ आ जाइए। सर्ज इम्पिडेंस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ओवरहेड लाइन के लिए, ओवरहेड लाइन के लिए आप लोग अप्रोक्सीमेटली, ओवरहेड लाइन के लिए अप्रोक्सीमेट आप लोग जेड नॉट का वैल्यू 400 ओम लेते हैं। बताइए ऊपर किलो वोल्ट है, किलो का स्क्वायर मेगा हो जाएगा, तो 400 से 400 कैंसिल आउट होके 400 मेगावाट आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी ने आंसर सही दिया है, ठीक है ना। आई थिंक सभी ने आप लोग आंसर सही दिया है, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके चलिए नेक्स्ट, अब आप लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड एई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका बीएसएनएल में आया हुआ क्वेश्चन है। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। इन हाई पावर लाइंस द पावर एट व्हाट। हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन में बताओ, वोल्टेज ज्यादा होता है कि वोल्टेज कम होता है, करंट ज्यादा होता है कि करंट कम होता है। बात कर चुके हैं आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी आएंगे 8 बजे लाइव, 14 को, अच्छा 14 को आएंगे। अच्छा बात हो गई विशाल मोदी जी से। क्या यार, क्या यार, सही जा रहे हो। बताइए आंसर, बताइए इसका आंसर बताइए, सभी लोग आंसर बताइए। हाँ भाई आयुष बोल रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है सर, बी आंसर आएगा बिल्कुल। ट्रांसमिशन किस पे किया जाता है, हाई वोल्टेज पर, ठीक है ना। इसीलिए जनरेशन साइड पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। वोल्टेज जितना हाई होगा करंट उतना क्या होगा, लो होगा। कल ही पढ़ा है, इसके 4 एडवांटेज होते हैं। 4 एडवांटेज क्या, पहला क्या, हाई वोल्टेज से करंट कम होगी तो कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी कम होंगी। दूसरा लॉसेस कम होंगे करंट कम होने की वजह से, तो एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। तीसरा स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इंक्रीज हो जाता है। चौथा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। चारों एडवांटेज आप लोगों को कल लिखवाए हैं, क्लियर है। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ आ जाइए। Give me the answer for this one. If a transmission line is terminated with a resistance equal to the characteristic impedance, then what will be the losses, minimum and all that? ये सब बोल रखा है, देखो बताओ 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 बताओ, आंसर बताओ इसके लिए। आप लोगों के पास क्या आंसर हो जाएगा। देखो आप लोगों से क्या कहा गया है कि टर्मिनेट हो रही है विद अ रेजिस्टेंस इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, यानी आप लोगों को बताओ ट्रांसमिशन लाइन कहाँ टर्मिनेट होती है, लोड इंपीडेंस पर, तो सर्ज इंपीडेंस के बराबर, यानी जेडएल बराबर जेड नॉट। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के टाइम पर पूछ रहा है, क्या आंसर होना चाहिए। सर मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, मैं आपकी वीडियो और पावर सिस्टम पूरी ये ली है, प्लीज मुझे आगे का प्रिपरेशन के बारे में बताएं। मानवेंद्र क्या हो गया, डिप्लोमा कर लिए हैं वो, अच्छा। आपकी वीडियो बी और पावर सिस्टम पूरी ये ही है, प्लीज मुझे आगे का प्रिपरेशन के बारे में बताइए। चल तो रहा है प्रिपरेशन, यही है प्रिपरेशन, प्रैक्टिस करो, यहीं पर सारे क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। SWR इज मिनिमम, स्टैंडिंग वेव रेशो, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आई थिंक सबका आंसर सही होता जा रहा है, बोलते जाओ बिल्कुल आयुष, दिमाग में सब बैठेगा, पावर सिस्टम बैठनी चाहिए, बच्चा बच्चा अंदर डायलॉग मत बिठाओ, पावर सिस्टम बिठाओ दिमाग में। यहाँ जाओ, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आई थिंक देखो लॉसेस का तो ZL बराबर Z नॉट से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल होता है, ठीक है ना। इनपुट इम्पीडेंस ट्वाइस हो जाता है टर्मिनेटिंग, द टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस, इनपुट इम्पीडेंस ट्वाइस हो जाए, इनपुट इम्पीडेंस का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पुट करके देख लेना, इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला बताया था ना अभी, उसमें ZL बराबर Z नॉट पुट करोगे तो आपका ट्वाइस ऑफ टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस नहीं आएगा, है ना। ये स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, नाम सुना है कभी, स्टैंडिंग वेव रेशियो। स्टैंडिंग वेव रेशियो, देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये एक वर्ड होता है हमारे पास, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। क्या बोलते हैं, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ध्यान से समझना, किसका रेशो होता है ये रेशो होता है लाइन में आने वाले मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज के बीच का रिलेशन होता है, ठीक। ध्यान से समझना,
मैक्सिमम वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो बताओ मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है। तो ध्यान रखना वोल्टेज के हमेशा दो हिस्से होते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक दिन, इंसिडेंट वोल्टेज प्लस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज। कौन कौन सा? इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड। और मिनिमम में बात करें तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो आप लोगों का मिनिमम वोल्टेज आएगा। क्लियर? क्लियर। यहाँ पर है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में आता है स्टैंडिंग वेव रेशो। अरे गौतम क्या कर रहे हो, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी तो सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में आती है। वो सॉरी आप लोगों का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आती है, वहां स्टैंडिंग वेव रेशो कहां से आ गया है? तो ध्यान रखना मैक्सिमम वोल्टेज में तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वाले ऐड होते हैं और मिनिमम वाले में माइनस होते हैं। बताइए अगर मैं इन दोनों में वी आई को कॉमन ले लूं ऊपर, तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, 1 + VR/Vi। दिस इज, यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट, नीचे वाले में भी वी आई को कॉमन ले लीजिए, तो ये आप लोगों के पास 1 - VR/Vi आप लोगों के पास। बताइए वी आई से वी आई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। क्लियर? क्लियर। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, बताइए 1 प्लस, बताओ VR/Vi किसका रेशो होता है, तुमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ये टॉवेल का फॉर्मूला होता है। टॉवेल का मतलब वोल्टेज आप लोगों का रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, वोल्टेज रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होता है। ध्यान रखना टॉवेल वोल्टेज रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट को कहते हैं। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, ZL - Z0/ZL + Z0। बताओ ZL का वैल्यू Z0 रखने को कहा गया है, ZL = Z0 पर पूछा जा रहा है। तो बताओ आप लोगों का रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट तो कितना हो गया, 0। आप लोग एक काम करें, ये जो आप लोगों का वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो का फॉर्मूला आया है, ध्यान रखना इन दोनों फॉर्मूला को स्टार लगा लेना। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला तो आपको मैंने पहले ही डिराइव करवा रखा है आप लोगों को, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखें ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखें, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो और टॉवेल दोनों का फॉर्मूला याद रखें, दोनों का फॉर्मूला ध्यान रखें, दोनों का फॉर्मूला याद है। ये लो ईएमएफटी सब्जेक्ट में आया था एक बार, ईएमएफटी में तब आया था जब आप लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा होगा, और ट्रांसमिशन लाइन ईएमएफटी में तब पढ़ा होगा जब आप लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की हो, क्योंकि ईएमएफटी में ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में है। बाकी ईएमएफटी में कहीं पर भी ट्रांसमिशन लाइन नहीं है किसी भी अदर एग्जाम में। यहाँ आओ, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हो, मशीन में पढ़ना होता है, ये लो मशीन में पढ़ना होता है, मशीन में कहाँ आ गया है, वोल्टेज स्टैंडिंग में ट्रांसमिशन लाइन में चलता है। गजब कर रहे हो यार, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ऑल दैट है, वहां वोल्टेज कहाँ से आ गया? वोल्टेज कभी ट्रेवल करता है क्या मशीनों में? वोल्टेज ट्रेवल करता है, करंट ट्रेवल करता है ट्रांसमिशन लाइन में, यहाँ पर आता है। यहाँ आओ ध्यान से सुनो, ध्यान से बताओ, बताओ जब आप लोगों का ZL = Z0 पुट किया गया है, जो आप लोगों को कंडीशन दिया गया है, तो बताओ या तो आप लोगों को ये कह देता है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो जाता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो जाता है। बताओ ऑप्शन में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होने का कोई ऑप्शन है क्या? देखो, देखो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, कहीं पर भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में कोई बात नहीं है, सीधे स्टैंडिंग वेव रेशो के बारे में। आओ स्टैंडिंग वेव रेशो के बारे में बात कर लेते हैं। बताओ स्टैंडिंग वेव रेशो के बारे में देखो, तो बताओ जैसे ही यहाँ पर टॉवेल का वैल्यू 0 पुट करूंगा, यहाँ पुट करो 1 + 0/1 - 0, बताओ ये कितना हो गया, 1। बताओ ये वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो की मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम? तो ध्यान रखना ये आप लोगों के VSWR की सबसे मिनिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होती जब आपका टॉवेल यहाँ पर ज्यादा होता। सपोज आपका टॉवेल यहाँ पर आप लोगों का 1 हो जाता, तो सोचो अगर अभी मैं यहाँ टॉवेल का वैल्यू 1 रख रहा होता तो 1 - 1 0, नीचे 0, बताओ किसी को भी 0 से डिवाइड करो, अभी VSWR क्या आ रहा होता, इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना VSWR की ये 1 जो है, ये 1 जो है, ये 1 जो है, ये 1 जो है, ये मिनिमम वैल्यू है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये VSWR की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम। तो VSWR की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो VSWR की मैक्सिमम वैल्यू होती है आप लोगों की इन्फिनिटी। क्या होती है, इन्फिनिटी। जब टॉवेल का वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, जब टॉवेल का वैल्यू, देखो विशाल अलग चल रहे हैं, पढ़कर मानोगे, है पावर सिस्टम में पढ़ा है, मशीन में डबल फील्ड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, विशाल मैंने थोड़ी देर पहले बोला सब उसमें घुस गए हो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ ये तो देखो, VSWR चल रहा है नालायको, ट्रांसमिशन लाइन चल रही है। क्लियर है? ये VSWR की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। VSWR अपनी इनफाइनाइट वैल्यू कब पकड़ेगा, जब आप लोगों का यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाए, डिनोमिनेटर 0 हो जाए, किसी को भी 0 से डिवाइड करो इनफाइनाइट आ जाएगा। बताओ नीचे इनफाइनाइट, नीचे 0 कब आएगा इनफाइनाइट लाने के लिए, जब टॉवेल का वैल्यू 1 हो जाएगा, टॉवेल का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ टॉवेल का वैल्यू 1 नहीं 0 है, तो आपके VSWR की ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम। यहाँ जाओ,
यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन क्या चल रहा था, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप लोगों का ट्रांसमिशन लाइन को टर्मिनेट कर दिया जाए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से, यानी ZL बराबर Z0 पर। तो ध्यान रखो इस पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो क्या होता है, 0, और वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या हो जाता है, 1। 1 का मतलब कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। स्टैंडिंग वेव रेशियो की वैल्यू मिनिमम, सी 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 विल बी द करेक्ट आंसर। सर अब इको साउंड सुन के लग रहा है कि आपकी ऑफलाइन क्लास में है हम। इको साउंड, अच्छा ऐसा चल रहा है। तो आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू VSWR की 1 होती है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। ट्रांसमिशन लाइन के डिस्टॉर्शन लेस होने की क्या कंडीशन है, डिस्टॉर्शन लेस, डिस्टॉर्शन लेस, डिस्टॉर्शन लेस। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। बिल्कुल विशाल, मिनिमम 1, मैक्सिमम इंफिनिटी। हाँ भाई, आ रहे हैं आंसर। RC इज इक्वल टू LG। ऋषभ का आंसर आया है, विशाल का आ गया है, मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं। मंगलेश और लता का और हिमांशु का आंसर अलग आ रहा है। लता एंड हिमांशु का आंसर अलग आ रहा है, बाकी सबका आंसर लगभग लगभग सेम आ रहा है, सी 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 सी। देखो, ट्रांसमिशन लाइन दो टाइप की होती है। पहली पहली होती है पावर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, ध्यान जो ध्यान रखना, पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन लाइन। तो दो तरह की ट्रांसमिशन लाइन होती है, पावर ट्रांसमिशन लाइन एंड कम्युनिकेशन लाइन। कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन लाइन एंड पावर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, यहां आ जाए। मुझे बताओ, पावर ट्रांसमिशन लाइन में तो हम लोग पावर को भेजते हैं। मान लो एनटीपीसी वाले को अंबानी ने फोन किया, भाई 10 मेगावाट भेज दे। मान लो एनटीपीसी वालों ने 10 भेज दिया, तो आप क्या चाहोगे कि सपोज आप लोग यही चाहोगे कि एनटीपीसी से 10 मेगावाट भेजी है तो रिसीविंग एंड पर यानी अंबानी के पास भी 10 मेगावाट ही पहुंचनी चाहिए। यानी आप चाहोगे कि लाइन में किसी भी पावर का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। आप लोग पावर ट्रांसमिशन लाइन में यही चाहते हो। तो ध्यान रखना, पावर ट्रांसमिशन लाइन को जब भी बनाना होता है तो हम लोग लॉसलेस बनाते हैं। बताओ लाइन में लॉस किस में होते हैं, तो लाइन में ध्यान रखना, हमेशा लाइन में ध्यान रखना, लॉस होते हैं R और G में। तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों को लॉसलेस लाइन बनानी है तो आपको अपने R और G को क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। आर आपको अपने R और G को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। क्लियर, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन वाली कौन सी लाइन होती है, टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन में मान लो आपके पापा ने आपको बोला, हाँ हेलो क्या कर रहा है बेटा, और आपको सुनाई दे ये क्या हुआ सर, हाँ हाँ पापा ने बोला हेलो क्या कर रहा है, और आपको सुनाई दे लड़ी लड़ी बड़ी लड़ी, यानी आपके सिग्नल में क्या आया, डिस्टॉर्शन आया। सोचो उतने ही साउंड से सुनाई दिया, बट आप लोगों के सिस्टम में है डिस्टॉर्शन। बताओ अगर आपके पापा आपको बोलते हाँ हेलो बेटा कहाँ पर है, या आपकी मैडम कॉल करके कहो हेलो मम्मी सो गई है, तो बताओ सुनाई दिया क्या, हेलो मम्मी सो गई है, सुनाई देता है। अगर आप सोच रहे हो नहीं देता है तो सुनाई देता है? नालायकों, सुनाई तो देता है ना, रात को तो देता ही है, तो ध्यान से समझना, क्या सुनाई देता है, हेलो मम्मी सो गई है। तो बस यहाँ पर यही हो रहा है। अगर साउंड का क्या पावर अगर कम है तो सुनाई देता है, बट अगर साउंड में डिस्टॉर्शन है तो सुनाई नहीं देगा। अगर अगर उधर से सुनाई दिया हेलो मम्मी सो गई है, और आपको सुनाई दे क्या मतलब हुआ, पावर खूब मिली बट डिस्टॉर्शन आया है। तो बस आप लोगों को यही करना है, आप लोगों को यही करना है, क्या, डिस्टॉर्शन। कम्युनिकेशन लाइन में पावर का लॉस हो जाए चलेगा, यानी पापा ने बोला हाँ हेलो कहाँ है तू, और आपको सुनाई दे हाँ हेलो कहाँ हो तुम, तो सुनाई देगा, हेलो कहाँ हो तुम, सुनाई दे रहा है, इतना सुनाई दे जाएगा, फोन को सिर्फ कान पे चिपकाना है। तो चाहे पावर का लॉस हो जाए चलेगा, बट ध्यान रखना सिग्नल में डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए। तो ध्यान रखना, कम्युनिकेशन लाइन को कभी भी लॉसलेस नहीं बनाते हैं, कम्युनिकेशन लाइन को क्या बनाया जाता है, तो ध्यान रखना कम्युनिकेशन लाइन को हमेशा डिस्टॉर्शन लेस बनाया जाता है।
डिस्टॉर्शनलेस का आप लोगों का कंडीशन क्या होता है? तो इसमें तो लॉसलेस में तो आर और जी जीरो होते हैं, डिस्टॉर्शनलेस का कंडीशन होता है आर के नीचे एल लिखो। बताओ आर के सामने क्या आ जाएगा? जी, और एल के सामने सी। दिस इज द दिस इज द दिस इज द कंडीशन फॉर विच लाइन? डिस्टॉर्शनलेस लाइन। किसकी कंडीशन है आप लोगों की? डिस्टॉर्शनलेस लाइन की कंडीशन है। बताओ यहाँ पर आर सी इज इक्वल टू एल जी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? आर सी इज इक्वल टू एल जी आप लोगों के पास हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों का सी वाला आंसर सही हो रहा है। एल जी इज इक्वल टू आर सी बोल दीजिए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर। चलें आंसर, चलें आगे, क्लियर होगा, क्लियर। यहाँ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ध्यान रखना, पावर ट्रांसमिशन लाइन को क्या बनाते हैं? तो पावर ट्रांसमिशन लाइन को बनाते हैं लॉसलेस, और कम्युनिकेशन लाइन को क्या बनाते हैं? डिस्टॉर्शनलेस। ओके, नाउ गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। इसके लिए आंसर दीजिए, इसके लिए आंसर दीजिए, गिव मी द आंसर। अच्छा, वो आर बाई एल इज इक्वल टू जी बाई सी रटते हो कि उसका डेरिवेशन पता है? कुछ बताऊं उसके बारे में, आया कहां से वो डिस्टॉर्शन लेस वाला? देखो शरद ने बोला सर एक बार और समझा दो। देखो मैं उसका मेन आप लोगों को कंसेप्ट समझाता हूँ कि कंसेप्ट क्या है वो, ठीक है ना? फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना? मैंने पढ़ाया था एक आध दूसरी, दिन दिमाग में घुस गया था। क्लियर है सर, ठीक है। देखो वो कंडीशन कहाँ से आया है वो आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा डिस्टॉर्शन लेस का। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आ जाओ आप लोगों के पास, बताओ आपके पास सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला, सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान रखना, सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला हर कोई जानता है सर, इट इज आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा, दिस इज द फॉर्मूला। हाँ सर प्लीज, मुझे तो पता है, ये लो राजेंद्र को तो पता है भाई, इसका ए होगा सर, बिल्कुल उसका आंसर अभी हम लोग देखेंगे, रूट एल सी। हाँ भाई, इसमें से बताइए ये आप लोगों का किसका फॉर्मूला है? आप लोगों का सर्ज इम्पीडेंस का, ठीक है। एक काम करो, आप लोग इसको डेराइव करना ना, इस फॉर्मूला से आप लोगों का डेरिवेशन होगा। आज करके देखना वो फॉर्मूला कहाँ से आया, कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, नहीं तो कल डेराइव कराऊंगा, ठीक है ना? चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया तो इसी पे बात करते हैं, ठीक है ना? खुद डेराइव करके देखना वो कंडीशन कहाँ से आई है, कौन सी? आर बाई एल इज इक्वल टू जी बाई सी आया कहाँ से, ये आप लोग अच्छे से थोड़ा सा डेराइव करके देखना आज कर। हाँ यहाँ आ जाइए। तो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ, ध्यान रखना वो जेड नॉट से भी आ सकता है, एक और कंडीशन है उससे भी आ सकता है, वो चेक कर लेना। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ कोइल एट हाई फ्रीक्वेंसी इज मोर देन डीसी रेजिस्टेंस। हाँ भाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस के ज्यादा होने का मेन वजह क्या होता है भाई? मेन वजह क्या होता है? इज मोर एट हाई फ्रीक्वेंसीज। तो आई थिंक स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तो आई थिंक एडी करंट लॉस, तीनों आंसर आ जाए तो ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तीनों की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखो अभी भी ए आंसर आ रहा है। अरे भाई, स्किन इफेक्ट का भी आंसर अलग अलग से आता है क्या? स्किन और प्रॉक्सिमिटी दोनों एक साथ आते हैं, दोनों का इफेक्ट एक ही होता है। हम्म, एडी करंट लॉस भी रेजिस्टेंस में होते हैं। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला पता होगा, देखो स्किन और प्रॉक्सिमिटी तो सबको पता है, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला सबको पता होगा। आप लोग ट्रांसफॉर्मर में पढ़ते हो अपना हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, तो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला पता होगा। इसका फॉर्मूला इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या, व्हाट इज? सो इट इज प्रोपोर्शनल टू, 1 मिनट, ये आप लोगों के पास हो जाता है क्या? बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन रो ई। रो ई क्या है आप लोगों का? रजिस्टिविटी। ध्यान रखना, पूरे के पूरे एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड करते हैं? रजिस्टिविटी पर, यानी रेजिस्टेंस पर। तो ध्यान रखना, इसका एसी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, एडी करंट लॉस के लिए भी हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो ध्यान रखना, हाई फ्रीक्वेंसी के केस में स्किन इफेक्ट हो, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो, एडी करंट लॉस हो, सब में रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? ज्यादा होता है। सब में इफेक्ट ज्यादा ज्यादा होता है। जितेंद्र ने बोला प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, एक बार समझा दो सर, समझना ही नहीं। केबल के अंदर आता है जब लाइन बहुत पास पास हो, सारे इफेक्ट प्रॉक्सिमिटी के सारे रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट है? स्किन इफेक्ट के इक्विवेलेंट है। बात कर चुके हैं, नो नीड टू टॉक अबाउट दैट, दोबारा बात नहीं करनी है। ध्यान रखना, प्रॉक्सिमिटी के सारे आंसर किसके इक्विवेलेंट? स्किन इफेक्ट। जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के आंसर होंगे वही स्किन इफेक्ट के। क्लियर होगा? आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये आ जाइए। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिकेटिव दैट लोड इज, बताओ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस केस में आता है? नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कौन से लोड के केस में आता है? नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, गिव मी द आंसर, किसके लिए हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन बनेगा? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, आंसर 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 आंसर।
नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। ए आ रहा है, सी आ रहा है। सी वाले कौन है? अनेक, कुणाल। सी कैसे आ जाएगा? एटलीस्ट सी तो मत दो। हम्म। यहाँ आ जाओ, बताओ नेगेटिव वोल्टेज बताओ वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब आप वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हो। ध्यान रखना, अगर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव आने का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप नहीं, वोल्टेज राइज हो रहा है लाइन में। बताओ वोल्टेज राइज किसके केस में होता है? कैपेसिटर के केस में। वोल्टेज राइज फेरांटी इफेक्ट की वजह से होता है, जो कि कैपेसिटर की वजह से होता है। फेरांटी इफेक्ट की वजह से वोल्टेज राइज होता है, जो कैपेसिटर की वजह से होता है। तो ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें क्या, कि वोल्टेज राइज, वोल्टेज रेगुलेशन का नेगेटिव होने का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप नहीं, लाइन में वोल्टेज राइज हो रहा है, वोल्टेज राइज हो रहा है। और आयुष ने भी सही आंसर दिया है, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव फॉर लीडिंग लोड। ठीक है ना, जब ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसफॉर्मर में आप लोग डेराइव करते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलें आगे, चलें, यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एसी सप्लाई सिस्टम कंपेयर टू डीसी सिस्टम हैज द एडवांटेज। हाँ भाई, डीसी के कंपैरिजन में एसी सप्लाई का एडवांटेज बताना है। एसी का क्या एडवांटेज है? तो आई थिंक कल मैंने आप लोगों को एचवीएसी के एडवांटेज लिखा रखे हैं, बताओ कौन सा वाला एडवांटेज है? कौन सा वाला एडवांटेज है? कौन सा वाला? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। ऋषभ, पावर सिस्टम के रेस्पेक्टिव फैकल्टीज आएंगे पढ़ाने, ठीक है ना, मैं सिर्फ पावर सिस्टम पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है। अरे ऋषभ, इंडक्टर कैपेसिटर साथ में कैसे हो जाता? दोनों का काम ही अपोजिट है। इंडक्टर वोल्टेज का, वोल्टेज रेगुलेशन को पॉजिटिव बनाता है और कैपेसिटर नेगेटिव है। दोनों कहां से ले आओगे साथ में? दोनों ऑप्शन साथ में होता तो क्यों होता भाई? ये दोनों तो साले एक जानी दुश्मन है दोनों, है। इंडक्टर और कैपेसिटर साथ में कभी हो ही नहीं सकते किसी भी आंसर में। बिल्कुल डी आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, पावर फैक्टर आपको याद है डीसी का 1 होता है सबसे ज्यादा, तो एसी का तो वो कोई एडवांटेज है नहीं। रिएक्टिव एलिमेंट्स एसी में होते हैं तो अच्छी बात थोड़ी ना है, एसी का तो डिसएडवांटेज है ये। वोल्टेज ड्रॉप, हाँ, एसी के अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होते हैं, डीसी में तो इंडक्टर होता ही नहीं, उसमें नहीं होते, तो इसका भी डिसएडवांटेज है ये। यानी सिर्फ एसी का एक ही एडवांटेज है, इसमें कॉस्ट ऑफ स्विचिंग काफी कम होती है, स्विचिंग का कॉस्ट काफी कम होता है, स्विचिंग का कॉस्ट काफी कम होता है। डीसी में आप लोगों को याद है स्विचिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारे रेक्टिफायर और इन्वर्टर सब स्टेशन, जिनका कॉस्ट काफी क्या होता है, ज्यादा। तो एसी में सिर्फ एक ही एडवांटेज है, इसमें स्विचिंग के कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। जबकि डीसी में इन्वर्टर और रेक्टिफायर के सब स्टेशन बनाने पड़ते हैं, जो आप लोगों के डीसी की कॉस्ट को काफी बढ़ा देते हैं। तो एसी का सिर्फ एक ही एडवांटेज है। मैक्सिमम सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। ओके, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आप लोगों से कहा गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज बाय 3 टाइम्स एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताइए। बताओ लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। किसके बारे में बात चल रही है? कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर के बारे में। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर फॉर। लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कंडक्टर का रेजिस्टेंस, बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं आंसर, एक ही सीक्वेंस में, बस ये सीक्वेंस ही कंटिन्यू रहनी चाहिए। कंडक्टर में बच्चा बच्चा जानता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ 3 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस भी थ्राइस हो जाएगा, 3 टाइम्स। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट। अरे ललित, सी कहां से आ गया यार, ऐसा मत करो, 1/3 कैसे हो गया? कंडक्टर का क्वेश्चन है, केबल का नहीं है। बताओ अगर ये केबल का क्वेश्चन होता तब क्या हो जाता, 1/3, क्योंकि केबल में रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से याद रख लेना, अगर क्वेश्चन केबल का होता, अगर क्वेश्चन केबल का होता तो अभी आंसर सी हो जाता, लेकिन अभी ए ही आंसर आएगा। देखो शुभम भी गलत आंसर दे रहे हैं, शुभम सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी नहीं आएगा, ऐसा मत करो। सी तब आएगा जब केबल का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन केबल का नहीं कंडक्टर का है, ठीक है। केबल का क्वेश्चन होता तो कौन सा आंसर आता हमारे पास, सी वाला, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से एक या दो के अलावा सबका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। हाँ भाई, इसका आंसर बताइए, कौन सा आंसर हो जाएगा इसके लिए? गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई वोल्टेज इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन इन ऑर्डर टू व्हाट? हाँ भाई,
कल बताया हाई वोल्टेज क्यों यूज करते हैं, कल अच्छे से पढ़ाया है ये, मैंने इसीलिए कल इतना टाइम दिया था इसको, हाई वोल्टेज क्यों यूज करते हैं, हाई वोल्टेज के एडवांटेज बताने हैं। बताओ फटाफट से, फटाफट फटाफट से, फटाफट आंसर दो। बिल्कुल आयुष, बिल्कुल। सर जी अगर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा तब क्या होगा बताएं, अगर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा तब क्या होगा, क्या होगा रजिस्टर, अरे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंडक्टर ही आता ना बेटा, ध्यान रखना, केबल आएगा तब लेंथ के इनवर्सली, बाकी सब केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना रवि, केबल के लिए इनवर्सली होता है, बाकी सबके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ट्रांसमिशन में तो कंडक्टर यूज करते हैं ना, केबल में इनवर्सली होता है लेंथ के, बाकी सब में डायरेक्टली। हाँ भाई, कौन सा वाला, कल ही पढ़ाया है आप लोगों को ये सारे के सारे, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल ऑप्शन सही है, बी होगा सर। तो ये भूपेंद्र और साइड इफेक्ट्स का एक कैसे आंसर आ रहा है, हाँ? और ये देखो साइड इफेक्ट्स एक नहीं दो दो तीन तीन बार दे रहे हैं, हाँ? यहाँ आ जाओ, टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, रिड्यूस द टाइम, बताओ ट्रांसमिशन का टाइम कौन रिड्यूस करता है भाई, है? टाइम से क्या मतलब आ गया, हाई वोल्टेज को कोई मतलब ही नहीं है, टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं है, है? ओवरहेड लाइन में ट्रांसमिशन कितनी स्पीड से होता है, लाइट की वेलोसिटी 3 into 10 to the power 8, अब उसको हाई वोल्टेज पे लो वोल्टेज पे वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करता, टाइम का कोई रिलेशन ही नहीं है, हड़प हड़प। रिड्यूस द ट्रांसमिशन बिल्कुल सही आंसर है, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने से करंट कम हो जाती है, करंट कम हो गई तो लॉसेस भी कम हो गए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, मैक द सिस्टम रिलायबल, सिस्टम रिलायबल होता है क्या हाई वोल्टेज, काय को रिलायबल होगा, रिलायबिलिटी वोल्टेज पे कब से डिपेंड, रिलायबिलिटी का मतलब है कि एक लाइन डैमेज होगी तो दूसरी प्रोटेक्ट करने के लिए सेंड, भाई यहाँ पर वोल्टेज की बात हो रही है, डबल लाइन का ऑपरेशन थोड़े ना है, रिलायबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है, तो सिर्फ बी वाला आंसर होगा, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, ए वाला, कौन सा वाला, ए वाला, ये देखो ऋषभ ने सारे ऑप्शन सही कर दिए, अरे अब आया ए, नालायक कौन, ये कौन बी कौन लगा रहा है, अरे रविश, है रवि क्या कर रहे हो, हैं क्या हो रहा है, सिर्फ ए वाला, ए आंसर हो जाएगा, सिर्फ बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर सर, ए वाला ऑप्शन क्यों सही नहीं है, एक बार दोबारा बताओ, अच्छा एक बार और दोबारा बता दें, जी सर यहाँ देखो दोबारा, नालायक हो, दो दो बार कोई सुनता है क्या, इंजीनियर हो किस तरह के काम कर रहे हो, दो बार सुनने का काम कर रहे हो, है बताया, अरे टाइम का क्या मतलब है यार, है वोल्टेज को टाइम से क्या मतलब होता है, वोल्टेज कब से टाइम पे डिपेंड करना है, टाइम कभी वोल्टेज पे डिपेंड करता है क्या, है ट्रांसमिशन का टाइम डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, वेलोसिटी ध्यान रखना, प्रोपेगेशन का वेलोसिटी 1/√LC होता है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, लाइट का वेलोसिटी डेराइव करवाया हुआ है 3 into 10⁻⁸, अगर ओवरहेड लाइन में वोल्टेज से इसको कोई मतलब नहीं होता वेलोसिटी को, एक नंबर कट गया, बिल्कुल लोकेश, इन सबका एक नंबर कट गया है, नेगेटिव मार्किंग हो गई सर, बिल्कुल हो गई, टाइम का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलायबिलिटी का कोई रिलेशन ही नहीं है, सिर्फ लॉसेस कम होंगे, ठीक है ना, टाइम से, सर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है टाइम से, क्या होता है टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस में, है कितनी भी डिस्टेंस में लो क्या फर्क पड़ता है, हाँ वो लेंथ के हिसाब से जरूर कह सकते हो, बिल्कुल ऋषभ, वोल्टेज के हिसाब से तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, तो चले आगे, आई थिंक क्लियर होगा मेरे ख्याल से, क्लियर होगा सर जी, ऑप्शन बी आंसर बोल रहा था सर जी, अच्छा ऑप्शन बी आंसर बोल, अरे यार रवि ऐसे थोड़ा ना बात होती है, ये चारों काय के लिए दिए हैं, वहां मत लगा के आ जाना, बी वाला सही है, हैं इधर देख के बताया करो, इधर उसमें से थोड़ा ना पूछा था, इसमें से पूछा था ना, एग्जाम में मत कर देना ये गलती, हाँ भाई आ जाए भाई, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास ये रहा, जल्दी जल्दी बताते हुए चलो भाई, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, स्किन इफेक्ट इज ओनली नोटिसेबल एट व्हाट, बताओ स्किन इफेक्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी पर अकर होता है ज्यादा, बताओ स्किन इफेक्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी पर आएगा, स्किन इफेक्ट नोटिसेबल यानी दिखने कब लगता है, दिखने कब लगता है, दिखने कब लगता है, रिलायबिलिटी का मीन क्या है, अरे ललित रिलायबिलिटी का मतलब ये है ना कि मान लो डबल सर्किट लाइन ऑपरेशन होता है, तो एक लाइन ओपन हो भी गई तो दूसरी लाइन से पावर कंटिन्यू बना रहेगा, यानी पावर सप्लाई का कंटिन्यूएशन को रिलायबिलिटी कहते हैं ना, कि पावर कंटिन्यूटी बनी रहे, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, ठीक है ना, क्या आ जाए, कोई बी कोई सी, कोई बी कोई सी, अरे अरे स्किन इफेक्ट नोटिसेबल का मतलब समझ रहे हो, नेग्लिजिबल नहीं बोल रहा है यार, नोटिसेबल यानी दिखने लगे, स्किन इफेक्ट कब दिखेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पर, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई उतना ज्यादा स्किन इफेक्ट ज्यादा, बताया हुआ स्किन इफेक्ट में ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाई फ्रीक्वेंसी पर स्किन इफेक्ट
सारा करंट ऊपर से, अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, अंदर नहीं होगा तो कंडक्टर भी मत डालो। कौन सा कंडक्टर? होलो कंडक्टर, होलो कंडक्टर। कहाँ यूज करते हैं होलो कंडक्टर? जहां फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, जहां फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हो। संजय डी कैसे आ रहा है भाई? हैं? जो भी गलत आंसर देता है 2-3 बार तो लिखता ही है। ये देखो मंडल साहब, ये दिख रहे हैं आंसर है। ऑडिबल ऑडियो ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? है हाई फ्रीक्वेंसी डालो, ये सब मत करो। कितनी बार स्किन इफेक्ट बता दिया। आप गलत हो रहा है तो नालायक हो तुम। कान पकड़ के अपने कमरे में ही उठक बैठक लगा लो आप लोग, मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मुर्गा बन जाओ। क्लास में होता तो मुर्गा बना देता मैं। स्किन इफेक्ट का क्वेश्चन अगर अब गलत हो रहा है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किन इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ व्हाट? बताओ स्किन इफेक्ट। अभी भी अब गलत हो गया ना, मैंने ना भगा देना है, मैंने ब्लॉक कर देना है दो दो तीन नामों को, ध्यान रखना है इस बात को। यहाँ जाओ, स्किन इफेक्ट कब इंक्रीज होता है? बताओ किसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है स्किन इफेक्ट? किसकी इफेक्टिव वैल्यू को इंक्रीज करता है? बताओ बताओ, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, किसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है स्किन इफेक्ट? गलत नहीं होना चाहिए इस बार। ये देखो सर, यूपी से हो कि हरियाणा से हो? अरे मैं तो कहीं से भी हूँ, हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई? बताओ स्किन इफेक्ट किसकी इफेक्टिव वैल्यू को इंक्रीज कर देता है? गलत नहीं होना चाहिए, मैंने कहा इस बार। बी आंसर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल, स्किन इफेक्ट किसको बढ़ा देता है? रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। स्किन इफेक्ट किसको बढ़ा देता है? रेजिस्टेंस। ये रवि कौन है? पकड़ के लाओ इसे। कौन है नालायक लड़का? अरे नालायक लड़के, मुर्गा बन जाओ बेटा, जहां हो वहीं पर। ये देखो रिया ने भी ए आंसर दिया। अरे इंडक्टेंस का कहा, नालायक को बात करना ही बेकार है, छोड़ो। तो आपको क्या बढ़ा देता है? रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आंसर बताइए। स्टैंडर्ड वायर्स आर मेनली यूज टू व्हाट? स्टैंडिंग क्यों की जाती है? बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से। स्टैंडिंग क्यों की जाती है? गिव मी द आंसर। स्टैंडिंग का मतलब समझते हो? स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब है एक मोटा वायर ना लेके पतले पतले कई सारे टुकड़े ले लिए। किसी भी वायर को छिलोगे ना, मोटे वायर को ऐसे छिलोगे, 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 छिलोगे। अरे राजेंद्र, मैंने कल ही बोला है, एक दूसरे के स्टूडेंट के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना? ध्यान रखना, कोई एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। आप लोगों को सिर्फ आंसर देना है, वरना मैं मजाक करना बिल्कुल बंद कर दूंगा, एकदम सीरियस इस पर आ जाऊंगा। ध्यान रखना, किसी भी मोटे वायर को छिलोगे तो उसमें से क्या निकलेंगे? कई सारे पतले पतले वायर। पतले पतले वायर को ही क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडिंग। बताओ स्टैंडिंग क्यों की जाती है? स्टैंडिंग क्यों की जाती है? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। सर जी मैंने तो आंसर दिया था, बट क्यों डांट रहे हैं? बताएं। अरे रवि, तुमको कहाँ डांटा भाई? तुमको नहीं डांटा, वो दूसरे वाले रवि को डांटा, तुमको नहीं डांटा। देखो कमेंट में चल रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। बी एंड सी। ध्यान रखना, मेटल फेटिस को रोकता है। फेटिस का मतलब, ध्यान रखना, अगर मेटल आप लोगों ने मोटा ले लिया तो उसमें जनरली थोड़े दिनों में क्रैक पड़ने लग जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। मान लो अगर छोटे छोटे टुकड़े लिए तो उनमें क्रैक नहीं पड़ते हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, अगर एक मोटा कंडक्टर ले लिया तो उस पर बहुत जल्दी क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं सरफेस पर, जिसे हम फैटिस बोलते हैं। ध्यान रखना, उनको रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टैंडिंग करते हैं, नहीं पतले पतले वायर डालते हैं मोटे वायर में, तो फैटिस का प्रॉब्लम कभी नहीं होता। फैटिस का मतलब मोटे वायर पर क्रैक्स पड़ जाना। क्रैक का मतलब है वायर वहां से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा आप लोगों का कंडक्टर। तो कंडक्टर को क्रैक पड़ने से, टूटने से, मोटे कंडक्टर को बचाने के लिए उसमें क्या डाल देते हैं? पतले पतले वायर डाल देते हैं। क्लियर? और यहाँ पर आ जाओ, रिड्यूस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ध्यान रखना, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आप लोगों के पास कब होता है? जब आप लोगों के पास एक कंडक्टर हो और आप लोगों का एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के एकदम पास में रखा हो। ध्यान रखना, जब भी आप स्टैंडिंग करते हो तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को आप लोग रिड्यूस कर सकते हो। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट केबल में होता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। अगर आप उसको केबल को स्ट्रैंड कर दो तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो। कैसे सर? समझ नहीं आया, ध्यान से समझना। अगर आप लोगों ने मान लो ये आप लोगों के पास एक स्टैंडिंग में आप लोगों के पास कई सारे पतले पतले वायर होते हैं। बताओ पतले पतले वायर में होगा क्या कि आप लोगों के पास सारे वायर करंट को ले जाने के लिए होते हैं बगल बगल में, बगल बगल में, बगल बगल में। बताओ ये पतले पतले वायर खूब सारे, बताओ सारे के सारे करंट को लेकर जा रहे हैं। बताओ सारे के सारे करंट को लेके जा रहे हैं, तो एक दूसरे का फ्लक्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? बताओ स्टैंडिंग कब होती है? तो ध्यान, सॉरी, वो हमारे पास प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कब होता है?
जब इसका फ्लक्स दूसरे वाले फ्लक्स के साथ लिंक होके ओवरऑल एरिया रिड्यूस कर रहा हूँ। मुझे बताओ यहाँ पर फ्लक्स आप लोगों का अलग अलग है कि सबका फ्लक्स कॉमन ही होगा? सबका कॉमन होगा, सब इतने टच में है कि आप लोगों का सबका फ्लक्स एक दूसरे के साथ लिंक करेगा, सबका फ्लक्स एक दूसरे के साथ लिंक करेगा। क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है क्या? अरे विजय, मैकेनिकल की क्लास 6 से 8 चलती है, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिकल चल रहा है 8 से 10 और सिविल चल रहा है 8 से 10, 6 से 8 आई है मैकेनिकल, ठीक है। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। तो ध्यान रखना, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है और दरार आने से यानी क्रैक आने से रोकता है कंडक्टर पे। कौन? स्ट्रैंडिंग प्रोसेस। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है दूसरा, अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है ना। यूज करते हैं क्या? नहीं, स्किन इफेक्ट के लिए यूज नहीं करते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के लिए। जब कंडक्टर बहुत पास पास बोले जा रहा है स्ट्रैंडिंग, तो सिर्फ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ठीक है। हाँ भाई, गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आ जाइए। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, सर्ज इम्पीडेंस के बारे में पूछा है, यहाँ आ जाइए। एक कंडक्टर मोटा होगा, स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। स्टैंडर्ड वायर में कम इफेक्टिव एरिया, स्किन इफेक्ट कम। अरे नमन, ऐसा नहीं है यार, स्टैंडिंग का स्किन इफेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। स्टैंडिंग का स्किन इफेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। इस पर आ जाओ, इस पर आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लॉसलेस लाइन का क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ही आपका सर्ज इम्पीडेंस होता है। पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ओवरऑल ओवरऑल पूरा पढ़ाया हुआ है। ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला तो क्या होता है? अंडर रूट जेड अपॉन वाई। जेड क्या होता है? आर प्लस जे ओमेगा एल, जी प्लस जे ओमेगा सी। लाइन को बना दिया लॉसलेस, तो आर और जी को भूल जाओ, तो जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी। जे ओमेगा से जे ओमेगा कट गया, अंडर रूट एल बाई सी। इसी को क्या कहते हैं? सर्ज इम्पीडेंस। डी सबका आंसर सही है। हाँ सर जी, डी क्या पॉसिबल है ना सर जी? रवि, डी क्या पॉसिबल है ना सर जी? क्या क्या बोलना चाह रहे हो? सर्ज इम्पीडेंस, बिल्कुल सर्ज इम्पीडेंस द करेक्ट आंसर। गिव मी द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है बताइए? कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? किसके प्रोपोर्शनल होगा? यहाँ आ जाइए। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, दिस वन, दिस वन। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। हाँ भाई, इसका आंसर दीजिए, बताइए। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, काफी लोगों का नहीं आ रहा है। बिल्कुल अब आ रहा है, आ रहा है। C इज इक्वल टू कितना? 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन एल एन डी बाई आर, बताया हुआ है फॉर्मूला। तो आई थिंक 1 अपॉन एल एन डी अपॉन आर के प्रोपोर्शनल होगा। किसके? 1 अपॉन एल एन डी अपॉन आर के प्रोपोर्शनल होगा। अरे ये लव, पकड़ो भाई इसे। ये लड़का नालायक है, डी आंसर देता है। हैं? ये देखो, बी भी आ रहा है भाई। प्रमोद, बी कैसे हो जाएगा? फॉर्मूला ही होता है ना सी का, कैपेसिटेंस का, ये वाला फॉर्मूला। 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन एल एन डी अपॉन आर। सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक फॉर्मूला क्लियर होगा। इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता तब आप लोगों का आंसर हो जाता ए वाला, ठीक है ना। तो आई थिंक आर अपॉन डी तो कभी होता ही नहीं है, बी और डी तो कभी हो ही नहीं सकते। या तो ए होगा या सी होगा। पता नहीं बी क्यों दे रहे हैं आप, डी क्यों दे रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। यहाँ आप लोगों का आंसर, मेरे ख्याल से लास्ट सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे जितना अभी तक बताए हैं, ठीक है ना। उसी के बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ भाई, इसके लिए आंसर दीजिए। एमपी जेई, मध्य प्रदेश वाला जो है, उसके जेई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए यार। वोल्टेज इंक्रीज होने पर कंडक्टर का वॉल्यूम का क्या हाल होगा? वोल्टेज इंक्रीज होने पर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा? बताइए भाई। सी आंसर आ रहा है, 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 सी आंसर आ रहा है भाई। अमित का डी आ रहा है। इतने सी आ रहा भाई, साइड इफेक्ट का बी आ रहा है, विशाल का डी आ रहा भाई। हम्म, सी ज्यादातर आंसर आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का आप लोगों से जनरली रिलेशन भी पूछ लेता है, किस तरह से डिक्रीज होता है। इसको हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, ध्यान से समझना। जनरली हम लोग कभी भी करंट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चा बच्चा जानता है, करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास P अपॉन वी। यहाँ जाइए, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन वी। अच्छा, अच्छा बताइए, अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल
पावर फैक्टर की फॉर्म में भी लिखना चाहूं तो P अपॉन V क्या हो जाएगा, cos फाइव। P बराबर VI cos फाइव होता है, सब जानते हैं। P बराबर क्या होता है, VI cos फाइव, तो I यहां से आ जाएगा। सेकंड स्टेप में मैं सॉल्व करना चाहूंगा, ध्यान रखना, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2। सपोज हम ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉस निकालना चाहते हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास लॉसेस P की फॉर्म में होते हैं, लॉसेस R में होते हैं, रजिस्टर में सारा रिलेशन P के साथ होता है या Q के साथ, P के साथ। बताओ P की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लॉस को, ये ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉस का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉस। बताओ लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R। आई का फॉर्मूला ऊपर से पुट करें, बताओ आई का वैल्यू कितना है, इट इज P अपॉन V cos फाई का स्क्वायर। बताओ आर का फॉर्मूला क्या है, तो आर का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ई, आर का फॉर्मूला। आ जाइए स्टेप नंबर 3 पर हम लोग बात करेंगे, स्टेप नंबर 3। सपोज मैं यहाँ से एरिया निकालना चाहता हूँ, बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने आई का फॉर्मूला ऊपर से यहाँ पुट किया है, और आर का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, रो एल अपॉन ए। सपोज मैं यहाँ स्टेप नंबर 3 में ए निकालना चाहता हूँ, तो ध्यान रखना एरिया को तो ऊपर ले आना और डब्ल्यू को नीचे भेज देना। बताओ यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है सर पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। यहाँ आ जाओ, रो एल अपॉन, बताओ ए तो ऊपर गया और डब्लू नीचे आया, डब्लू, बड़ा सा डब्लू जिसके नीचे खजाना है, डब्लू। यहाँ आ जाओ, स्टेप नंबर 4, दिस इज स्टेप नंबर 4। मैं वॉल्यूम निकालूंगा, बताओ वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, बताओ V क्या है, वोल्टेज या वॉल्यूम, वॉल्यूम। आप चाहो तो इसको ओवरऑल लिख सकते हो, व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया इंटू लेंथ फॉर्मूला होता है। बताओ एरिया का फॉर्मूला ये रहा, कितना है, बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। यहाँ जाए रो, बताओ एक लेंथ यहाँ पर भी है और एक ए के फॉर्मूला में भी है, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डब्ल्यू। बताओ बताओ बच्चों किसका फॉर्मूला है ये, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखें, आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि किसी भी कंडक्टर का वॉल्यूम पावर के साथ क्या रिलेशन रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पावर फैक्टर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पावर लॉसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप लोगों को किसका स्क्वायर, किसका आप लोगों को इनवर्स, ये सब चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें, अच्छे से। क्लियर है जी रोहित जी, रेड कलर से नहीं लिखेंगे। थोड़े दिन पहले क्या आया था, बच्चों का आया था कि सर ब्लू कलर से मत लिखो, फिर मैं रेड से लिखने लगा, तो सब ब्लैक से लिख लिया करो। ब्लैक और ब्लैक तो मिक्स हो जाएगा ना, फिर समझ में नहीं आएगा कि सर लिख क्या रहे हैं और लिखा हुआ है। तो ब्लैक बैन हो गया, रेड बैन हो गया, ब्लू बैन हो गया, ग्रीन तो वैसे नहीं दिखता। अब कौन सा कलर लेकर आए हैं? बेटा 4 ही कलर है? कलर ब्लाइंडनेस होगी बेटा, बहुत दिक्कत आने वाली है? यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। तो बताइए आप लोगों का वोल्टेज इंक्रीज होने पर, वोल्टेज इंक्रीज होने पर, बताओ वोल्टेज अगर इंक्रीज होगा, वोल्टेज अगर इंक्रीज हो तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों का वॉल्यूम का ये सारे रिलेशन आप लोगों को क्लियर से होंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये देखो लव मजाक करने में लग रहे हैं, बताइए इज इट क्लियर। तो ध्यान रखना सारे रिलेशन, ये देखो ब्राइटनेस अभी भी ज्यादा है, बेटा ब्राइटनेस खत्म करते हैं, पिक्चर हॉल थोड़े ना है? मूवी हॉल थोड़े ना है। क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, यहाँ आ जाओ, बताओ। तो आप लोगों का ध्यान रखना, कंडक्टर का वॉल्यूम पावर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रजिस्टिविटी के, ये लिख लेना अच्छे से फॉर्मूला, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली, वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली, पावर फैक्टर के स्क्वायर के इनवर्सली, और पावर लॉसेस के भी क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर होगा, क्लियर। चलिए ये आप लोगों का सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। आप लोगों का उत्तराखंड जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। अब ये आंसर आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को।
बताओ इस बार आप लोगों से डायामीटर पूछा हुआ है, बताओ कितने लेयर का क्वेश्चन है, एन लेयर या एन माइनस वन लेयर, एन लेयर, बताओ एन लेयर के लिए क्या बताया था, डाया का फॉर्मूला। किसी का प्लस में कंफ्यूजन था, किसी का माइनस में, बताओ भाई यहाँ से आंसर क्या आएगा। एन लेयर के लिए क्या लिखाया था, प्लस या माइनस, देखो अपना, अच्छे से आंसर बताओ मुझे, क्या आंसर आना चाहिए एन लेयर के लिए। देखो अभी भी काफी लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं माइनस और प्लस में। मैंने कहा था माइनस वाला कब प्रीफर करते हैं, जब कुछ नहीं दिया हो, एन लेयर दिया हुआ हो तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है और एन माइनस वन के लिए लिखा रखा है। बताओ जब भी एन लेयर दिया हो तो वन से, एन बराबर वन से काउंटिंग शुरू होगी, तो उसमें मैंने आप लोगों को प्लस वाला आंसर बताया था यार, प्लस वाला बी वाला आंसर। अभी भी ए वाला कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। मतलब मेरे क्लास में इतना समझाने का कोई फायदा नहीं है अगर ए आंसर आ रहे हैं, रवि का ए गलत आ रहा है, विकास का गलत आ रहा है, संजय का गलत आ रहा है, आयुष का गलत आ रहा है, प्रमोद का गलत आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आंसर गलत क्यों हो रहे हैं, जबकि अच्छे से समझाया था कि एन लेयर में हम लोग एन बराबर वन से काउंटिंग करते हैं तब प्लस आता है? अब हो रहे हैं सही आंसर। ये देखो रवि ने अब किया है सही, फिर बोलोगे कि सर मैं तो हमेशा सही देता हूँ। कहाँ सही देते हो, क्लास में पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है, अभी कल ही या परसों ही हम लोगों ने कंसेप्ट को डिस्कस किया था कि एन माइनस वन लेयर के लिए हम लोग एन बराबर जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये देखो हिमांशु ने एकदम उल्टी चीज लिख दी है। हिमांशु ये पढ़ाया था क्या मैंने उस दिन आप लोगों को, है? आई थिंक मैंने तो नहीं पढ़ाया हिमांशु आपको ये चीज, परसों की क्लास में पढ़ाई है, एकदम गलत कंसेप्ट लिखा है हिमांशु आपने, है? सारा उल्टा कर दिया सारा केस। एन लेयर में हम लोग एन बराबर वन से स्टार्टिंग करते हैं, तो उसमें टू एन प्लस वन इंटू डी लिखा हुआ है आप लोगों को, है? अरे कैसे गलती हो सकती है, एन बराबर वन से शुरू होंगे तभी तो एन लेयर तक जाएंगे, और जीरो से स्टार्टिंग होती है तब एन माइनस वन होता है। माइनस एन माइनस वन वाले में माइनस वाला फॉर्मूला आता है, एन माइनस वन वाले में माइनस वाला फॉर्मूला आता है, और एन वाले में सिंपली प्लस वाला फॉर्मूला आता है। कहाँ कंफ्यूजन है, उस दिन पूरा का पूरा, उस दिन पूरा का पूरा आप लोगों को अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, पूरा डेराइव करवाया कि कब प्लस वाला कब माइनस वाला। देखो अभी भी साहिल का ए आंसर आ रहा है। अरे साहिल इतने ए देने से क्या होगा, मेरी क्लास का क्या डिसीजन निकला आप ये बताओ। परसों आप लोगों को पूरा अच्छे से डेराइव करवाया था ना मैंने इसको, आराम से समझाया था। जब एन माइनस वन लेयर हो, एन माइनस वन लेयर हो, माइनस वाली लेयर हो तो माइनस वाला आंसर, और बिना माइनस वाली लेयर हो सिर्फ एन लेयर हो तो टू एन प्लस वन, अच्छे से दिया हुआ है? ये देखो साहिल ए भर भर के ए लिख कर दे रहे हैं, लिखे जाओ बेटा लिखे जाओ। पुरानी क्लास नहीं होगी ना तो वैसे ही होगा, अब नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होने वाला अब ये। गलती कैसे कर सकते हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भाई मुझे बताओ याद कैसे नहीं हो रहा, एन माइनस वन लेयर वाला जब क्वेश्चन आता है तो एन लेयर वाला, एन माइनस वन लेयर जब वाला जब आता है तो बताओ इसमें माइनस है तो माइनस वाला आंसर दे दो, माइनस वाला आंसर दे दो तो ए दे दो। जब एन माइनस वन वाला नहीं पूछा, एन वाला पूछा है तो सिंपली हम प्लस वाला लिखते हैं, समझाया तो था उस दिन। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होगा मेरे ख्याल से, बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है चलिए आगे आ जाएं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। एन लेयर के लिए बी वाला प्लस वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इफ वी रिप्रेजेंट द कंडक्टर डायमीटर डी देन द स्किन इफेक्ट विल बी, बताओ स्किन इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है, डाया के लिए। बताओ डाया के साथ क्या रिलेशन रखता है स्किन इफेक्ट, लिखाया हुआ रिलेशन है आप लोगों को, स्किन इफेक्ट डाया के साथ क्या रिलेशन रखता है, स्किन इफेक्ट डाया के साथ क्या रिलेशन रखता है। ये लो, प्रत्युष ने तो पूछ लिया सर टोटल कितना क्वेश्चन है। प्रत्युष पुरानी क्लासेस देखो, क्वेश्चन का लिमिट ही नहीं है, बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं। हाँ भाई बताइए बताइए बताइए, गिव मी द आंसर। सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल डाया के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। आप लोगों को लिखाया हुआ है स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर ऑफ कंडक्टर का स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर सही आ रहा है। यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएमआरसी का क्वेश्चन है। गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इंक्रीज द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं। आई थिंक क्या फॉर्मूला होता है पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी का, वी एस वी आर अपॉन एक्स। बताओ इसे इंक्रीज करने के लिए क्या इंक्रीज क्या करते हो आप लोग, बताओ 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 बताओ, बताओ। डिक्रीज लाइन रिएक्टेंस, बिल्कुल लाइन रिएक्टेंस रिड्यूस करने से होता है। इंक्रीज ट्रांसमिशन वोल्टेज, बिल्कुल सर ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज होने से होता है। तो बी और सी दोनों यानी कि डी वाला आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम लोगों का सही आ रहा है, अनन्या के अलावा। अनन्या ने शायद पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है सी,
और अगर इसका दिया है तो अनन्या ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत बात है। राजेंद्र गलत बात है। रोहित बहुत बहुत गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है। रोहित 3 बार आंसर देने से आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। ये देखो पंकज का आंसर भी गलत आ रहा है, ऋषभ का आंसर गलत आ रहा है। अरे सिर्फ सी नहीं होगा भाई, डी होगा। बी वाला कौन कौन इंक्लूड करेगा? हाँ, नहीं देख रहे हो? 5 लोगों का आंसर गलत हुआ है। टोटल 5 लोगों का आंसर गलत हुआ है 77 में से। 77 लोगों में से 5 लोग। ये लो प्रत्युष का आंसर भी गलत हो गया। अरे प्रत्युष वोल्टेज को कौन बढ़ाएगा? रिएक्टेंस रिड्यूस। ये देखो देवाशीष का भी आंसर गलत है। ये प्रत्युष देवाशीष ये मुझे नए स्टूडेंट लग रहे हैं, रोज इनके आंसर नहीं आते हैं, रोज इनके आंसर नहीं आते हैं। रोज लगाया करो यार, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप लोगों के। हैं? आई थिंक क्लियर होगा। बिल्कुल अरशद, मैं पहचानता हूँ आपको, 2 साल पहले पढ़े थे आप मुझसे, मुझे अच्छे से याद है। अरशद, आई नो यू, जानता हूं मैं आपको, अच्छे से याद है मुझे। यहाँ आ जाएं। पटना के स्टूडेंट है अरशद आप, मुझे जहां तक याद है। यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं। व्हाट आर द कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज इन अ सिस्टम? बताओ किसी भी सिस्टम में वोल्टेज कहाँ कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम में कहां पर होता है? इन चारों में से, चारों में से। बिल्कुल अनन्या आपने सही कहा। ये पहले का ही क्वेश्चन है, और सोचो पिछले क्वेश्चन में भी 5-6 लोगों ने गलत आंसर दे दिया, क्या होगा अब ये है? अब का तो सर डी 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 है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए। वोल्टेज कहाँ कांस्टेंट होता है? वोल्टेज कहाँ कांस्टेंट होता है? अरे बसेस पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना बच्चा, बसेस पर। बसेस पर ध्यान रखना, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, सबका वोल्टेज सेम होता है, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज शुड बी सेम। बसेस पर हमारे पास कई सारे जनरेटर किसमें कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में। ध्यान रखना बसेस पर जितने भी कनेक्शन होते हैं सारे किसमें होते हैं? पैरेलल में। पैरेलल में ध्यान रखना वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है बसेस पर, बसेस पर, बसेस पर। गलत कैसे हो सकता है? गलत कैसे हो सकता है? गलत कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा। बसेस में सारे कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, इसलिए हमारे पास बसेस का वोल्टेज क्या रहता है? हमारे पास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बाकी कल बात करते हैं, आज का टाइम हमारा हो चुका है, तो कल इसी टाइम पर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके।